हम शुरुआत करते हैं IAS 1 विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगर IAS 1 की मैं थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करूं तो IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको गाइड करता है कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनेंगी। और इन एडिशन टू गाइडेंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IAS 1 बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी बताता है जो कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उनके अंदर बिल्ट इन होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल एक एसेट की डेफिनेशन, एक लाइबिलिटी की डेफिनेशन, एक एसेट को करंट एसेट नॉन करंट एसेट के अंदर डिस्टिंग्विश करना, लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर डिस्टिंग्विश करना। उसके साथ साथ मजीद चीज़ें ये हैं कि विद रिस्पेक्ट टू आई एस वन आपको ये भी गाइड करता है कि भाई एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, गोइंग कंसर्न का अदम्पशन क्या होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें IAS 1 आपको गाइड करता है। IAS 1 की एतबार से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उस कंपनी को एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। और उस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ऑफ देम इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और फिर उसके साथ साथ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक कंपनी जब भी अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रही होती है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास जो होता है वो पीएनएल होता है। पीएनएल कहाँ से कहाँ तक होता है? सेल से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पीएनएल होता है। उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है। और FAR 2 के कोर्स के एतबार से जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसमें 2 चीज़ें आती है मेजरली। जो एक आपके पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है, दैट इज द रिवैल्यूएशन गेन लॉस। उसके अलावा जो है आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का अगर रीमेजरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एन एसेट जो कि मेजर किया जाता है विद द चेंजेस इन फेयर वैल्यू टेकन टू द OCI, तो उसका जो एक्सचेंज गेन लॉस होता है वो भी OCI में आता है। तो PAT तक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद आपके पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है और ये मिल मिला के आपके पास टोटल बन जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा इनफैक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक कॉन्सेप्ट और है, वो ये है कि जब भी आप एक्सपेंसेस शो करते हैं ना, जैसे हम सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये 2 तरह से आप शो कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज एक्सपेंसेस बाय नेचर एंड द अदर वन ऑफ देम इज एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। एक्सपेंसेस बाय नेचर का मतलब ये होता है कि पूरे इदारे की आपने यूटिलिटी उठाई और आपने एक एक्सपेंस का हेड दे दिया यूटिलिटी एक्सपेंस। आपने पूरे इदारे की सैलरी उठाई, हर डिपार्टमेंट की आपने एक सैलरी एक्सपेंस का हेड दे दिया। ऑल्टरनेटिवली एक्सपेंसेस बाय फंक्शन हो सकते हैं। एक्सपेंसेस बाय फंक्शन का मतलब होता है सेल्स मार्केटिंग एक फंक्शन है, एडमिन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है जिसको सारा कुछ COGS में लेके जाया जाता है। तो जनरली आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस बाय फंक्शन ही शो हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस बाय नेचर नहीं शो हो रहे होंगे। मजीद बात करते हैं SOFP के एतबार से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि आपको एसेट्स में और लाइबिलिटीज में करंट नॉन करंट पोर्शन के अंदर डिस्टिंग्विश करना है। और करंट नॉन करंट में मेजरली डिफरेंस क्या है कि जो चीज़ 12 महीने के अंदर जो एसेट रियलाइज हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द करंट एसेट। जो लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर सेटल हो जाएगी वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होगी। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 बनाना है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करते वक्त हम क्या करते हैं, हम इक्विटी का हर एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो प्रीमियम हो, चाहे रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, चाहे रिटेनिंग हो, चाहे जो है वो आपके पास अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी हो, उनका एक कॉलम बनाते हैं। और हर कॉलम के अंदर जो है स्टार्ट से लेके एंड तक की मूवमेंट लेके आते हैं। और आखिरी चीज नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर एक्चुअल डिस्क्लोजर नोट्स होते हैं। तो जो भी मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर्स होते हैं वो डिस्क्लोजर्स उन स्पेसिफिक नोट्स के अंदर दिए जाते हैं जो कि आपके पास एंड ऑफ द डे अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली एक कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी सो दैट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IAS 1। अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। वो ये है कि IAS 1 के अंदर एक गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है और वो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट ये है
कि जब भी एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसमें यूजुअली या तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर बनाएगी या फिर वो अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर बनाएगी। तो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी कंटिन्यू करेगी फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर क्या होता है? फोरसीएबल फ्यूचर ये होता है कि अगले 12 महीने तक ये कंपनी कंटिन्यू करती चली जाएगी। दूसरी एक अजम्पशन होती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है और उसकी लीगल रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी यानी कि इकोनॉमिक रियलिटी डिफर करती है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एक्चुअल रियलिटी शो करनी है, आपको लीगल रियलिटी नहीं शो करनी। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल जो होती है वो सेल एंड लीज बैक होती है कि अक्सर और बेहतर जब हम एसेट सेल करते हैं तो सेल करके उसके ऊपर जो है ना हम उसको लीज बैक भी कर लेते हैं। अच्छा, अब मिसाल है एक एसेट जिसकी लाइफ 10 साल है उसको मैंने सेल किया और सेल करके 10 साल के लिए लीज बैक कर लिया, तो टेक्निकली वो सेल नहीं है, टेक्निकली वो बस एक एसेट बेचा और उसके अगेंस्ट जो ना आपने लोन ले लिया, वो एक सिक्योर्ड फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट है। तो ये एक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन है कि इकोनॉमिक रियलिटी इस ट्रांजैक्शन की है कि ये कोई सेल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक एक्चुअली लीगल अरेंजमेंट है। तो भाई इन शॉर्ट IAS 1 एक कंपनी को गाइड करता है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, और आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट IAS 1 के तहत प्रेजेंट होती हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ आनी है, क्या क्या स्टेटमेंट्स बननी है, ये सब कुछ IAS 1 आपको गाइड करता है। अब डिस्कशन करते हैं अबाउट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें, कंसोलिडेशन के मुख्तलिफ तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ। पहली चीज तो देयर इज एक्चुअली समथिंग विच इज कॉल्ड IFRS 3, जिसको कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होता है? तो IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको एक्विजिशन डेट की अकाउंटिंग बताता है। तो जब भी आप एक सब्सिडरी को अक्वायर करते हैं तो सब्सिडरी को अक्वायर करते वक्त जो एक्विजिशन की अकाउंटिंग होती है, जिसमें गुडविल कैलकुलेशन होती है, जिसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, उसको IFRS 3 आपको गाइड करता है। दूसरी बात, आपके पास एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IFRS 10, जो कि एक्चुअली आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बतानी है, कैसे बनानी है, वो बताता है। देन यू हैव गॉट IAS 28 जो कि एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स के एतबार से बात करता है। तो ये तीन मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके कोर्स के हिस्सा है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज तो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सब्सिडरी। तो सब्सिडरी हर उस एंटिटी को कहते हैं जिसको एक इन्वेस्टर कंट्रोल करता है। जी, कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कंट्रोल बहुत सारी चीजों से रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपके पास किसी कंपनी की मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स हो, मेजॉरिटी शेयर्स होने से कंट्रोल नहीं आता, मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स होने से कंट्रोल आता है। आपके पास एबिलिटी हो कि आप मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे तो भी आपके पास कंट्रोल आ जाता है। तो यानी कि होता कुछ तरीके से कि अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे 7 लोग बैठे हुए हैं और आपके पास पावर है कि आप मेजॉरिटी यानी 4 लोग अपॉइंट कर दो, तो इसका मतलब यू आर कंट्रोलिंग दैट कंपनी। अच्छा, अब ना सिचुएशन को इस तरीके से होती है कि जब भी हम एक कंपनी को अक्वायर करते हैं तो उस कंपनी को अक्वायर करते वक्त अगर तो हमारे पास कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके ऊपर हम फिर एक्विजिशन अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं। एक्विजिशन अकाउंटिंग अप्लाई करने का मतलब ये IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या करता है? IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन कहता है कि आप सबसे पहला काम तो ये करो कि आप इस कंपनी के लिए गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है? गुडविल कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि हमने ये जो कंपनी खरीदी है इसमें इस कंपनी की फेयर वैल्यू से ऊपर सरप्लस हमने कितना दिया। अच्छा, अब देखें, दो तरह की गुडविल कैलकुलेट होती है। वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड टू बी अ फुल गुडविल, द अदर वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्शियल गुडविल। ये फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देखें, एक चीज समझें कि जब भी आप एक सब्सिडरी खरीदते हैं तो अगर आपने 100% सब्सिडरी नहीं खरीदी, लेट से 70% खरीदी, 80% खरीदी, तो अगर तो 80% आपने खरीदी तो बकाया जो 20% है, अब वो चाहे एक बंदे के पास हो या 500 लोगों के पास हो, 20% शेयर्स, वो 20% इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और जो बकाया दूसरे लोगों की है वो क्या है? वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। अच्छा, अब ना व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को IFRS 3 आपको अलाउ करता है कि आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको मेजर कर सकते हो यूजिंग
द फेयर वैल्यू, या फिर आप इसको मेजर कर सकते हो एट द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। क्या मतलब है इसको फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करना? मतलब कुछ तरीके से कि एक सब्सिडरी है, उसके 1000 शेयर है, 20% एनसीआई के पास है, तो 1000 में से 20% का मतलब होता है कि 200 शेयर एनसीआई के पास है। अब अगर हर शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 100 रुपए चल रही है, तो वो जो 200 शेयर है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए करोगे तो तुम्हारे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू आ जाएगी। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सब्सिडरी के जो टोटल नेट एसेट्स हैं, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उस नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू स्टेब्लिश करो एक्विजिशन डेट पे, और फेयर वैल्यू पे अपना परसेंटेज ऑफ एनसीआई अप्लाई कर दो, यानी कि 20%। तो अब देखें, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें फिर हम ऐड करते हैं एनसीआई, और फिर हम उसमें से माइनस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो अगर तो ये गुडविल फुल गुडविल है तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे होगी, और एनसीआई फेयर वैल्यू पे होगी तो आपका सिंपली कॉस्ट और फिर एनसीआई एट फेयर वैल्यू, और उसमें से आप लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। क्या मतलब फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट? याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप सब्सिडरी खरीदते हैं तो उसके तमाम के तमाम जो नेट एसेट्स होते हैं उनको फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर किया जाता है। नंबर टू पॉइंट ये कि अगर आपने सब्सिडरी खरीदी और आप कह रहे हैं जी एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रिकॉर्ड करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना। आपका मेथड ये होगा कि आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखनी है, फिर आपने एनसीआई लिखना है, फिर आपने उसमें से लेस करना है फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। लेकिन यहाँ पे जो एनसीआई आएगी ना, वो जो फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एस्टेब्लिश किया था उसका परसेंटेज के थ्रू आएगी। जब भी एनसीआई फेयर वैल्यू पे गुडविल होगी फुल गुडविल, जब भी एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे जो गुडविल होगी वो पार्शियल गुडविल होगी। फुल गुडविल का मतलब क्या होता है? पेरेंट की गुडविल प्लस एनसीआई की गुडविल। पार्शियल गुडविल का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की रिलेटेड गुडविल। तो एक बात तो ये हो गई कि जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे भी हो सकता है, एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे भी हो सकता है। सब्सिडरी के तमाम एसेट, तमाम की तमाम लाइबिलिटी को एक्विजिशन डेट के ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू कीप इन माइंड। अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें और याद रखिएगा, वो ये है कि गुडविल किस डेट को कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल उस डेट को कैलकुलेट करते हैं जिस डेट को हमने सब्सिडरी को खरीदा होता है। सब्सिडरी को खरीदने की डेट क्या होती है? सब्सिडरी को खरीदने की जो डेट होती है वो डेट होती है जिस डेट को आपको सब्सिडरी का कंट्रोल मिलता है, राइट? तो यानी कि आपको जिस डेट को सब्सिडरी का कंट्रोल मिलेगा उस डेट को आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम एक सब्सिडरी की गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल कैलकुलेट करने के बाद फिर सब्सिक्वेंटली उस गुडविल की इंपेयरमेंट होती है। कब होती है? हर रिपोर्टिंग डेट पे। अब यानी कि हर क्वार्टर एंड के ऊपर जो है ना, अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो इसकी गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेगी हर क्वार्टर एंड के ऊपर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी इंपेयरमेंट होगी ना, तो इस इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर अगर फुल गुडविल होगी तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस होगा वो पेरेंट और एनसीआई दोनों के ऊपर जाएगा। अगर पार्शियल गुडविल होगी तो उस केस के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को एलोकेट होगा, एनसीआई को एलोकेट नहीं होगा, बिकॉज पार्शियल गुडविल के अंदर होता यह है कि एनसीआई की गुडविल ही नहीं कैलकुलेट होती, तो उससे रिलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी एलोकेट नहीं होगा। तो ये तो कुछ थोड़ी सी बात हो गई विद रिस्पेक्ट टू आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। आईएफआरएस 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईएफआरएस 10 हमें क्या गाइड करता है? आईएफआरएस 10 हमें ये बताता है कि एक कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होती है। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के कुछ बेसिक बुनियादी असूल हैं, वो याद रखिएगा। पहली चीज तो ये है कि तमाम के तमाम एसेट, तमाम की तमाम लाइबिलिटी पेरेंट की और सब्सिडरी की एडअप होगी। अगर एक्विजिशन डेट के ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो उसको आप इनकॉर्पोरेट करोगे। अगर एक्विजिशन डेट के ऊपर जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन है एक्सेट्रा, तो उसको भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है उसको रिप्लेस करके गुडविल शो होगा। मजीद तीसरी चीज ये होगी कि आपके पास जो शेयर कैपिटल है और जो शेयर प्रीमियम है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट एंटिटी का शो होगा। मजीद जो रिटेन अर्निंग्स है उसको रिप्लेस करके कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग आएगा। जो भी आपके पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का बैलेंस आएगा वो इक्विटी का लास्ट आइटम होगा। यानी कि अगर इक्विटी में कैपिटल है, प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है,
तो जहां पे इक्विटी एंड होगी ना, तो वहां पे आखिरी आइटम के अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखा जाएगा। उसके बाद जितने भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस का मतलब है रिसीवेबल, इंट्रा ग्रुप पेबल, इंट्रा ग्रुप जो है क्या बोलते हैं कि जो भी रिसीवेबल पेबल वगैरह है वो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। नंबर टू पॉइंट ये है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनेगी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस तरीके से बनेगी कि पेरेंट के और सब्सिडरी के 100% रिजल्ट्स कंसोलिडेट होंगे, ऐड अप होंगे। अच्छा, लेकिन सब्सिडरी के कौन से रिजल्ट्स ऐड अप होंगे? सिर्फ वो होंगे जो कि पोस्ट एक्विजिशन होगा। मतलब ये हुआ कि अगर एक सब्सिडरी को आपने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 3 महीने के बाद अक्वायर किया, तो उसके 9 महीने के रिजल्ट्स कंसोलिडेट होंगे। अगर आपने 6 महीने के बाद अक्वायर किया, उसके 6 महीने के रिजल्ट कंसोलिडेट होंगे। अगर आपने 10 महीने के बाद अक्वायर किया, उसके 2 महीने के रिजल्ट कंसोलिडेट होंगे। पूरे साल के रिजल्ट कंसोलिडेट नहीं होंगे। इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ लिमिटेड टाइम पीरियड रिजल्ट्स दैट आर एक्चुअली गोइंग टू बी कंसोलिडेटेड। अब मजीद बात सुनिएगा। मजीद ये है कि जब आप इसके रिजल्ट्स कंसोलिडेट कर रहे होंगे ना, तो उसमें अगर तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो प्रॉफिट्स हैं, जो सेल्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो अक्रू होते हैं इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो यानी कि सिंपली अगर सिर्फ 3 महीने कंसोलिडेट करना है, तो जो भी सब्सिडरी की सेल होगी उसको उठाओगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर दोगे। जी अगर 6 महीने को कंसोलिडेट करना है, सब्सिडरी की सेल उठाओ, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दो। सही है ना? अच्छा, लेकिन अगर तो ये नहीं है और कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि कभी कभार कह सकता है कि जी जो है वो कंपनी की 80% सेल जो है ना वो अराइज होती है इन द लास्ट 6 मंथ्स और 20% इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। अब आपने अगर जो है वो आखिरी 6 महीने के अंदर सब्सिडरी खरीदी है, तो 80% रिजल्ट उसके कंसोलिडेट करोगे। याद रखना कि जब भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओगे, तो उसके असूलों में एक ये तो ऐड करना है, प्लस जितनी भी इंट्रा ग्रुप सेल है, उस इंट्रा ग्रुप सेल को सेल में से और कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करते हैं। जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, उस अनरियलाइज प्रॉफिट को सीओजीएस के अंदर एडअप करते हैं। मजीद उसके अलावा जो है जो भी आ, जो भी इनकम होती है इंट्रा ग्रुप, उसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई डिविडेंड इनकम है, उसको रिमूव कर देते हैं। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर आता है, उसको अपॉर्शन करते हैं। यानी कि उसकी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई शो करते हैं। याद रखना इसके मार्क्स होते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड एसओसीआई, तो आप ये जरूर प्रिपेयर करना। अब ना अगली बात ये है कि कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स जो होती हैं, जो बड़ी टिपिकल होती हैं, उसमें सबसे पहली चीज तो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स की होती है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें आपके पास अनरियलाइज प्रॉफिट अराइज होता है। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है कि जब भी पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी अनसोल्ड गुड्स रह जाएंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड, उस अनसोल्ड गुड्स पे कमाया हुआ जो प्रॉफिट होता है उसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं। तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को आपको एलिमिनेट करना होगा। मतलब मिसाल ले लो कि एक पेरेंट के पास इन्वेंट्री थी जो 1000 रुपए की थी। पेरेंट ने सब्सिडरी को इन्वेंट्री 1500 रुपए की बेची, यानी 500 का प्रॉफिट कमाया। ईयर एंड पे सब्सिडरी ने जो इन्वेंट्री पेरेंट से खरीदी थी, वो तकरीबन जो है वो 80% इन्वेंट्री बेचती है। तो इसका मतलब अनसोल्ड इन्वेंट्री 20% है ना। तो उस 20% के ऊपर जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट था, जितना भी प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट था टोटल 500 रुपए, 1000 का माल 1500 का बेचा था, तो उस 500 को मल्टीप्लाई बाय 20% करोगे, वो तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा और वो एलिमिनेट होगा। इसी तरीके से कभी नॉन करंट एसेट के ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट आता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये है कि आप ये देखें कि अगर तो ये आपस में सेल ना हुई होती, तो नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी होती, और अगर आपस में सेल हो गई है, तो फिर नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी है। दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द नॉन करंट एसेट। तो ये चीज होती है। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस तरीके से बनती हैं। बाकी कैश फ्लो वगैरह आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आईएएस 28 जो कि एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड है, उसकी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि एसोसिएट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स क्या होते हैं। तो एसोसिएट हर वो एंटिटी होती है जिसके ऊपर एक इन्वेस्टर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज योर पावर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग।
ये जो पावर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग है, ये कहाँ से आता है? ये पावर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग जो आता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑन बीओडी पे आता है। अगर आपके पास एक एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बीओडी, तो इस केस के अंदर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। जनरली स्पीकिंग 20% या उससे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग होती है वो इंडिकेट करती है कि आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर एन एंटिटी। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 5% के ऊपर भी आपके पास पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर हो ना, तो भी एसोसिएट जो है वो आपका अगर 5% है और 5% के ऊपर भी आपको पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर है, तो इसका मतलब वो एसोसिएट बन जाएगा। और अगर 30% भी है और पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर नहीं है, तो फिर इस केस के अंदर जो है वो एसोसिएट नहीं होगा। तो एसोसिएट होने के लिए बुनियादी चीज क्या है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें एक ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये होता है एन एंटिटी सब्जेक्ट टू ज्वाइंट कंट्रोल। हर वो कंपनी जिसके ऊपर आप ज्वाइंट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, अब नाउ सिचुएशन ये है कि एसोसिएट की ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग एक जैसी होती है। एसोसिएट की अकाउंटिंग में क्या चीज होती है? नंबर वन, एसोसिएट को आप कंसोलिडेट नहीं करते, फिर क्या करते हैं? उसको अकाउंट फॉर करते हैं यूजिंग इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये होती है कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक सिंगल लाइन आइटम शो करेंगे जिसमें आप कहेंगे कि जी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। उसमें क्या चीजें शो होती हैं? उस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट में जो शो होता है वो ये होता है कि पूरे साल में एसोसिएट ने जितना भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में आपका कितना शेयर है। ऑब्वियसली उसमें रिलेटेड एडजस्टमेंट्स माइनस कर दी जाती है। अगर 30% ओन करते हो तो एसोसिएट का जितना भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है इस साल का, उसके ऊपर 30% अप्लाई करोगे और वो शो कर दोगे पीएनएल में सिंगल लाइन आइटम के तौर पे। नंबर टू, बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में भी एक सिंगल लाइन आइटम होता है और उस सिंगल लाइन आइटम के अंदर हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शो करते हैं। अच्छा भाई, वो कैसे आता है? वो भी जो एस्टेब्लिश किया जाता है ना, वो एस्टेब्लिश किया जाता है यूजिंग इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कैसे? जो भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर आप ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं क्या चीज? ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ द एसोसिएट्स। अब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में सब कुछ आ गया, रिटेन अर्निंग भी आ गई, एसोसिएट का रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया, सारे दुनिया जहाँ के रिजर्व आ गए। तो अगर आपने एसोसिएट जब खरीदी और उसके उस वक्त नेट एसेट्स थे लेट्स से कि 1 लाख रुपए के, आज की डेट पे एसोसिएट के नेट एसेट्स हैं 1.5 लाख रुपए के, तो पोस्ट एक्विजिशन जो है वो 50,000 रुपए का इंक्रीज होगा। उस 50,000 रुपए के इंक्रीज में जितनी भी तुम्हारी परसेंटेज है, 20%, 10%, 15%, 50%, 40%, उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आ जाएगा। तो आपने वहां पे भी एक सिंगल लाइन आइटम शो करना। तो जब भी एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स होंगे, उसको आप कंसोलिडेट नहीं करोगे, उसको आप इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू अकाउंट फॉर करोगे, एंड दैट इज व्हाट यू शुड एक्चुअली बी डूइंग। अच्छा, एक आखिरी बात रह गई एसोसिएट की, वो ये है कि जब भी एसोसिएट होगा ना, तो उस एसोसिएट का अगर कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, तो उसमें भी जो आपका शेयर है ना, वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पार्ट में आएगा, एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पे, शेयर ऑफ एसोसिएट्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एसोसिएट से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि हम सब्सिडरी में अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं ना, इसी तरीके से एसोसिएट के केस में भी अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट होता है उसके ऊपर एसोसिएट का परसेंटेज अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको AURP कहा जाता है। ये इट्स नॉट URP, इट्स AURP, यानी एसोसिएट अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अगर जो है वो 500 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है, जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू आता है, उस पर आप अपना एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट अप्लाई कर दें। लेट से 40% है, तो 500 इंटू 40, जो 200 रुपए होगा ना, वो 200 रुपए इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज AURP और उसकी अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, अब नाउ एसोसिएट को हम कंसोलिडेट तो करते नहीं है। इसका मतलब एसोसिएट को अगर हम कंसोलिडेट नहीं करते तो सेल में नहीं आ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आ रहा होगा, हाँ, तो वहां पे एडजस्टमेंट नहीं होगी। बल्कि क्या होगा, जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आ रहा होगा ना, उसमें एडजस्टमेंट हो रही होगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ रही होगी ना, उसमें एडजस्टमेंट हो रही होगी। तो इन चीजों के अंदर एडजस्टमेंट हो रही होगी। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डील विद द एसोसिएट्स एंड द जॉइंट वेंचर्स, कि उनको कंसोलिडेट नहीं करते,
बल्कि उनको इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू अकाउंट फॉर करते हैं। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर की बात करते हैं। IFRS 15 जितने भी एक एंटिटी की रेवेन्यू होता है उसकी रिकग्निशन के ऊपर अप्लाई होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू जो है वो आपकी जो प्रिंसिपल जो आपकी मेन एक्टिविटीज हैं उस मेन एक्टिविटीज से अराइज होने वाला जो क्रॉस इनफ्लो है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। क्या मतलब मेन एक्टिविटीज? जो आपका रोजमर्रा का काम है, जो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी आम एक्टिविटीज हैं, दैट इज योर उससे रिलेटेड जो भी पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। नंबर 2, ग्रॉस इनफ्लो की जब हम बात करते हैं, ग्रॉस इनफ्लो का मतलब क्या होता है? ग्रॉस इनफ्लो का मतलब ये होता है विदाउट डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। आई रिपीट, ग्रॉस इनफ्लो का मतलब होता है विदाउट डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डिडक्ट करे बगैर जो इनफ्लोज अराउज होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। IFRS 15 कहता है कि रेवेन्यू को जब भी आपने रिकग्नाइज करना है तो उस रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने के लिए 5 स्टेप अप्रोच टू रेवेन्यू रिकग्निशन अप्लाई करनी है। वो 5 स्टेप अप्रोच में पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप नंबर 3 जो होता है वो डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप नंबर 4 जो होता है वो एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। और स्टेप नंबर 5 जो होता है वो रिकग्नाइज रेवेन्यू एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। स्टेप नंबर 1 जो कि आपको कहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करें, देखें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। अगर लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए IFRS 15 कहता है कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उनका फुलफिल होना जरूरी है। वो क्या सर्टेन कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है? वो ये है कि दोनों पार्टीज को अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पता हो, दोनों पार्टीज के दरमियान आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तय हो चुकी हो, पेमेंट टर्म्स की डिटेल तय हो चुकी हो, अमाउंट तय हो चुका हो, और उसके साथ साथ मजीद एक और चीज ये हो कि इट इज हाईली लाइकली दैट द अमाउंट वुड बी रिकवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर देखें आपने किसी को माल बेचा और बेच के आपको पता है जी पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप सेल ही नहीं बुक करोगे, आप सेल और रिसीवल नहीं बुक करोगे कि भाई कल जाके बेड डेट बुक करें। नहीं नहीं, आज सेल ही नहीं बुक होगी, आज रिसीवल ही नहीं बुक होगा, आप इग्नोर कर दो ऑल टुगेदर। तो रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई होता है तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हो, वरना आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज। अगली बात, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई नहीं होता, यानी कि पहली कंडीशन ही, पहला स्टेप ही नहीं मीट होता IFRS 15 का, फिर क्या होगा? फिर IFRS 15 नहीं अप्लाई होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर IFRS 15 कहता है रेवेन्यू को तुम रिकग्नाइज करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड एंड कंसिडर्ड रिकवरेबल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई आपने अगर जो भी एग्रीमेंट के अंदर जो भी आपने जना वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने जो कुछ भी कॉस्ट इंकर करी है और वो जिस एक्सटेंट तक आप समझते हो वो कॉस्ट रिकवरेबल है, उतना आप रेवेन्यू बुक कर लो। आप जो है ना वो IFRS 15 नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। खैर एनीवेज, अब हम बात करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जी स्टेप नंबर 1 समझे, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा भाई, फिर क्या होता है? फिर होता है नंबर 2, डिटरमिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसको कहते हैं कि जो भी प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो कुड बी फॉर अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस, और कुड बी फॉर अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस की जो डेफिनेशन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करें एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने एक इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके बोला कि भाई हम तुम्हें जो है ना इस मुआहदे के तहत सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी करेंगे, एट द सेम टाइम हार्डवेयर भी प्रोवाइड करेंगे जिस हार्डवेयर के अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये जो आपने 3 चीज़ों की कमिटमेंट करी, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देंगे, तो क्या ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या ये 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हैं या नहीं है। डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज का मतलब कुछ तरीके से होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि क्या ये इंडिविजुअली कस्टमर के फायदे में है, क्या सप्लायर ये चीजें इंडिविजुअली बेचता है, सेपरेटली बेचता है। अगर तो फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर इस सॉफ्टवेयर के बगैर भी इस्तेमाल हो सकता है तो इसका मतलब ये हार्डवेयर डिस्टिंक्ट है।
अगर ये इंस्टॉलेशन सर्विस दिए बगैर भी काम हो सकता है तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन सर्विस भी डिस्टिंक्ट है। अगर ये सॉफ्टवेयर दिए बगैर भी दूसरे काम दिए जा सकते हैं, दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, अगले बंदे को कहा जा सकता है कि हमसे हार्डवेयर ले ले, इंस्टॉलेशन ले ले, सॉफ्टवेयर तो अपना ले ले, तो उस केस के अंदर सॉफ्टवेयर भी डिस्टिंक्ट है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी चीज कस्टमर फायदा उठा सकता है विदाउट एक्चुअली हैविंग टू कमिट टू द अदर आइटम, तो हर उस चीज को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाएगा, यानी डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाएगा। तो अब आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि जी एक ऑब्लिगेशन है या दो है या तीन है या चार है, कितनी ऑब्लिगेशन। तो जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से आइडेंटिफाई हो जाएंगी ना तो फिर आगे जिंदगी बढ़ जाती है, आगे आसानी हो जाती है। तो पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करा। दूसरा स्टेप आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करी, यानी कि प्रोमिसेस कितने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या चीज शामिल होगी उसको जरा समझना कि अमाउंट रिसीवेबल ऑन बिहाफ ऑफ अदर इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। जैसे हम सेल करते हैं ना तो अक्सर वो बेचते सेल में सेल टैक्स चार्ज करते हैं, तो भाई सेल टैक्स जो है ना दैट इज द अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर। किसी और के बिहाफ पे सेल्स टैक्स कलेक्ट करो, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे करो। 100 रुपए की सेल करी, 17 रुपए सेल्स टैक्स चार्ज किया, 117 रुपए कस्टमर से कलेक्ट किए। 100 रुपए सेल है, 117 रुपए सेल थोड़ी है, बिकॉज 17 रुपए है तो द अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर है। तो पहली बात यह है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स नहीं आएगा। नंबर 2 ट्रांजैक्शन प्राइस को जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अगर तो कोई नॉन कैश कंसिडरेशन मिलती है तो उस नॉन कैश कंसिडरेशन के केस में उसकी फेयर वैल्यू इस्टेब्लिश की जाएगी। मतलब आपने कोई भी चीज कोई गुड्स बेची, अगले बंदे ने आपको उसके अगेंस्ट कोई एसेट दे दिया, तो अब नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो जो एसेट दिया है दैट्स अ कंसिडरेशन, तो वो कंसिडरेशन जिस डेट को मिला उस डेट को उसकी फेयर वैल्यू इस्टेब्लिश की जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है कि अगर तो ट्रांजैक्शन प्राइस है, यानी कि एक तो ये कि आपने माल बेचा ना उसके अगेंस्ट जो कैश मिला वो कंसिडरेशन, उसके अगेंस्ट एसेट मिला वो कंसिडरेशन, उसकी फेयर वैल्यू। आपने एसेट बेचा कुछ भी बेचा उसके अगेंस्ट आपको जो है वो जो भी अमाउंट मिला वो किसी और के बिहाफ पे आपने कलेक्ट किया था, तो वो एक्सक्लूडेड है। चौथी बात ये है कि डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जी आज सेल कर दी है, 2 साल बाद पैसे मिलेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी अमाउंट मिलने वाला है ना 2 साल बाद का उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और हम कहेंगे कि जी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उस पर रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। और वक्त के साथ साथ जो है ना ये प्रेजेंट वैल्यू अनवाइंड हो के कहाँ पे जाएगी, ये अल्टीमेटली बन जाएगी आपकी टोटल रिसीवेबल अमाउंट। तो ये जो अनवाइंड होगा तो इसमें आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे, यानी आप कहेंगे हर साल रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये उस सूरत में जब आपको डेफर्ड कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन बाद में मिलेगी। नंबर 1 एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है आपको पैसे एडवांस में मिल जाए, डिलीवरी कुछ अरसे बाद होगी, जी 2 साल बाद डिलीवरी होगी, जी 3 साल बाद डिलीवरी होगी। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम करते हैं कुछ इस तरह से कि हम ये देखते हैं कि जी अगर तो यूं देखें इसमें होता क्या है, होता ये है कि अगर आपने सेल करी है ना आज और आपको पैसे आज मिल गए, तो माल आप 2 साल बाद दोगे, 3 साल बाद दोगे, तो उसमें जो है ना प्राइसिंग का फर्क होता है कि अगर कस्टमर ने टाइम पीरियड 0 पे पैसे दे दिए ना तो शायद लाख रुपए ले रहे हैं, 2 साल बाद देगा तो 1,20,000 रुपए लेंगे। तो आप क्या करते हो, आप सेल अपनी बुक करते हो लाख रुपए पे, लेकिन आप सेल नहीं बुक करते। आप अभी कहते हो कि यार कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, यानी कि जिसको डेफर्ड इनकम भी हम कहते हैं, वो आपने पूरी लाख रुपए पे बुक कर ली। अब वक्त के साथ साथ जो है ना इस लाख रुपए के ऊपर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालोगे। आप कहोगे यार अगर ये 2 साल बाद जब माल डिलीवर करता उस वक्त अगर पैसे लेता तो कितने लेता, लेट से कि 1,20,000 लेता, तो आप 1,20,000 और 1,00,000 के दरमियान एक जो है इफेक्टिव रेट निकालोगे और आप हर साल उस इफेक्टिव रेट के ऊपर इंटरेस्ट इनकम बुक करते जाओगे। तो 2 साल के एंड पे आपका 1,20,000 रुपए के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी पहुंच चुकी होगी, क्योंकि हर साल आपका जो है ना वो जो बेसिकली अमाउंट है आपको कैश डेबिट और आपने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी। सही है।
अब आप क्या करोगे, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट सब्सिक्वेंट ईयर में। फिर क्या होगा, जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, सेल क्रेडिट, ये वाला काम आप करोगे। तो क्या हो गया कि आपके पास जो है पहला स्टेप आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप नंबर 2 डिटरमिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नंबर 3 कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, नंबर 4 स्टेप नंबर 4 एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कैसे भाई, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, स्टैंड अलोन प्राइस निकालो, जितनी भी ट्रांजैक्शन प्राइस एस्टेब्लिश करी स्टेप 3 में उसको स्टैंड अलोन प्राइस पे एलोकेट करो प्रोपोर्शनेटली। दो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की है उसकी स्टैंड अलोन प्राइस, एक की प्राइस 2 लाख रुपए, टोटल हो गया 3 लाख रुपए। अब आपने जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस एग्री करी है ना, उस ट्रांजैक्शन प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 100,000 डिवाइड बाय 300,000 एक प्रोडक्ट पे, मल्टीप्लाई बाय 200,000 डिवाइड बाय 300,000 दूसरी प्रोडक्ट पे, इस तरीके से एलोकेट कर दो। आखिरी, recognize revenue as the performance obligation is satisfied। क्या मतलब है, मतलब ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो सेटिस्फाई होती है ना, वो दो तरीके से सेटिस्फाई होती है। या तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी एट अ पॉइंट इन टाइम, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, क्या मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी होती है ना, अब गाड़ी वाड़ी अगर आप किसी को बेचते हो तो उसमें जिस वक्त आपने उसको गाड़ी ट्रांसफर कर दी ना, वो उस वक्त रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। So that is generally considered to be at a point in time। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो है वो क्या करते हो, आप करते हो कुछ तरीके से हो कि आप गाड़ी गाड़ी तो बेचते हो, साथ में आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो कि भाई 2 साल की फ्री मेंटेनेंस ले ले, 3 साल की फ्री मेंटेनेंस ले ले। तो भाईजान अगर 2 साल की 3 साल की फ्री मेंटेनेंस ले ले, तो वो जो फ्री मेंटेनेंस है, वो फ्री मेंटेनेंस जो है ना, वो एक ऐसी सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उस केस के अंदर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन एस्टेब्लिश करना होता है कि यार कितने अरसे में कितना काम कर दिया, कितना काम नहीं करा। ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन एस्टेब्लिश होता है ना, ये या तो इनपुट मेथड से होता है या आउटपुट मेथड से होता है। इनपुट मेथड क्या होता है, आउटपुट मेथड क्या होता है। इनपुट मेथड ये होता है कि आप लेट्स से कि वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनपुट मेथड इज कि भाई आपने का पूरा प्रोजेक्ट करना है, उसमें कॉस्ट लगनी है 5 लाख रुपए की। अभी तक मैंने 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगा दी है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख यानी 40% मेरा इनपुट हो गया। आउटपुट मेथड होता है, आउटपुट मेथड की एग्जांपल क्या है कि आउटपुट को मेजर्स कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ये मैं कस्टमर के साथ मुआहदा करा है, मेरी कॉस्ट जितनी भी आएगी वो छोड़ो, ये समझो कि कस्टमर ने मुझे उठा के ना 1 मिलियन देना है। तो भाई आज जो है ना हम एक सर्वेयर को अपॉइंट करेंगे और उस सर्वेयर को बोलेंगे यार एक काम कर, तो ये चेक करके बता कि ये कस्टमर ने, ये हमने जो काम कर लिया है ये कितने रुपए का काम हो गया। अब भाई सर्वेयर ने बोला तकरीबन 6 लाख का काम तुमने कर दिया। तो भाई 6 लाख का काम कर दिया आउट ऑफ 1 मिलियन, तो 60% काम हो गया ना। अब मैं 60% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ, तो बेसिकली क्या होगा कि आप इस तरीके से स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। डिपेंडिंग अपॉन इनपुट मेथड यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट मेथड यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तो भाई ये तो कुछ चीजें हो गई विद रिस्पेक्ट टू IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। IAS 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। IAS 21 की जब भी हम बात करते हैं तो IAS 21 के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, जिसमें आपके कोर्स का हिस्सा कुछ इस तरीके से है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी एक फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन होगी तो उस फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि IAS 21 में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मुख्तलिफ तरह की करेंसीज क्या होती हैं। तो 3 करेंसीज होती हैं, वन ऑफ दम इज कॉल्ड अ फंक्शनल करेंसी, the other one of them is called a foreign currency and the third one of them is called presentation currency। फंक्शनल करेंसी क्या करेंसी होती है, फंक्शनल करेंसी उस करेंसी को कहते हैं कि which is the currency of the primary economic environment in which an entity operates। करेंसी of the primary economic environment in which an entity operates। ये क्या होता है प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट करती है। सो देखें
प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ना, उस कंट्री को कहते हैं जिस कंट्री की इकोनॉमिक फोर्सेस एक कंपनी के ऊपर एक्ट करती हैं। तो जिस कंट्री की इकोनॉमिक फोर्सेस एक कंपनी के ऊपर एक्ट करेगी, दैट कंट्री इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम करते हैं कुछ तरह से कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के थ्रू प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई करें। वो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जैसे उस कंट्री यानी करेंसी ऑफ द कंट्री, या वो करेंसी जिसके अंदर आपकी मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो करेंसी जिसके अंदर आप फाइनेंसेस रेस करते हो, वो करेंसी जिसके अंदर आप पैसा स्टोर करते हो। तो यानी कि आपने देखना पड़ेगा कि डोमिनेंट करेंसी कौन सी है। तो जो भी डोमिनेंट करेंसी होगी, जिसमें ज़्यादा कुछ होता होगा, जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती होगी, जिसमें ज़्यादा चीज़ें होती होंगी, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल करेंसी। नंबर टू, फंक्शनल करेंसी के बाद आती है फॉरेन करेंसी। व्हाट इज अ फॉरेन करेंसी? सो एनी करेंसी अदर देन द फंक्शनल करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। सो हर वो करेंसी जो कि फंक्शनल करेंसी के अलावा है, उसको फॉरेन करेंसी कहा जाएगा। नंबर थ्री पॉइंट, प्रेजेंटेशन करेंसी। हर वो करेंसी जिसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ प्रेजेंटेशन करेंसी। मजीद अगर इसके अंदर बात करें तो मजीद बात को इस तरीके से कि जब भी कोई फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है, तो उस फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं। तो आपको IAS 21 कहता है कि यार देखो, फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन को अगर तुमने अकाउंट फॉर करना है, तो उस फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर करने का तरीका ये है कि तुम उसको इनिशियली जो रिकॉर्ड करोगे वो स्पॉट एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड करोगे। क्या मतलब है स्पॉट एक्सचेंज रेट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे? तो स्पॉट एक्सचेंज रेट के ऊपर रिकॉर्ड करने का मतलब कुछ तरीके से होता है कि जिस दिन ये ट्रांजैक्शन होगी, उस दिन के ऊपर जो एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा, आप उस एक्सचेंज रेट के ऊपर इसको रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, सब्सिक्वेंटली फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को कैसे मेजर करेंगे, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या मॉनेटरी आइटम अराइज होता है या नॉन मॉनेटरी आइटम अराइज होता है। मॉनेटरी आइटम क्या होता है? मॉनेटरी आइटम ये होता है कि राइट टू रिसीव कैश, ऑब्लिगेशन टू पे कैश, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम की एग्जांपल्स क्या होती हैं? मॉनेटरी आइटम की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो आपके पास रिसीवेबल है, पेबल है, लोन्स हैं, ये सारे मॉनेटरी आइटम है, कैश है। नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, लैंड है, इक्विपमेंट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं शेयर्स वगैरह में, इन्वेस्टमेंट लोन नोट्स में जो है वो मॉनेटरी आइटम है। खैर, तो जो मॉनेटरी आइटम है, उस मॉनेटरी आइटम को आपने हर रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर करना है यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं? जो ट्रांजैक्शन डेट का एक्सचेंज रेट होगा उसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट कहेंगे। तो आपने रीमेजर करना है यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, और जो भी एक्सचेंज गेन लॉस होगा उसको लेके जाओगे कहाँ पे? P&L में। जो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उस नॉन मॉनेटरी आइटम को आपने हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे रखना है। यानी कि अगर आपने बिल्डिंग खरीदी थी, तो उस बिल्डिंग को हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे रखो, जिस दिन खरीदी थी उसी दिन के रेट पे रखो, अनलेस अनटिल आप उसको रीमेजर करो। अब चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो, चाहे फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, चाहे तुम्हारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो, चाहे तुम्हारे पास इन्वेंट्री हो, अगर तो आपने उसको रीमेजर करना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो फिर जिस डेट को रीमेजर करोगे, उस रीमेजरमेंट डेट के एक्सचेंज रेट के ऊपर आप उसको मेजर करोगे, और जो भी एक्सचेंज गेन लॉस होगा उसको या तो P&L में लेके जाओगे या फिर OCI में लेके जाओगे। कब P&L में लेके जाएंगे, कब OCI में लेके जाएंगे तो डिपेंड करता है कि जो आइटम है जिसको हम रीमेजर कर रहे हैं, उसका गेन लॉस क्या P&L में जाता है या OCI में। जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ जाता है भाई? रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI में जाता है। तो अगर रीवैल्यू होने वाला जो एसेट है उसके ऊपर अगर तो इम्पेयरमेंट अराइज, अगर तो ये एक्सचेंज गेन लॉस अराइज होगा, तो एक्सचेंज गेन लॉस भी कहाँ जाएगा? आपका OCI के अंदर जाएगा। सिमिलरली, अगर फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, उसका मेजरमेंट का गेन लॉस कहाँ जाता है? P&L में। तो उसका फिर ये जो एक्सचेंज गेन लॉस होगा ना, वो भी P&L में जाएगा। फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, उसका एक्सचेंज गेन लॉस, उसका नॉर्मल रीमेजरमेंट गेन लॉस कहाँ जाता है? OCI में। तो उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में जाएगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू वुड अकाउंट फॉर द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अब हम बात करते हैं अबाउट IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहली चीज तो ये कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। तो इंटेंजिबल एसेट की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के अंदर आपके पास बेशुमार तरह की चीज़ें आ जाती हैं। दैट इंक्लूड्स द गुडविल,
दैट इंक्लूड्स ब्रांड, आपका कस्टमर लिस्ट, आपके पास पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन के अंदर। एक इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है इन अकॉर्डेंस विद IAS 38? तो IAS 38 कहता है कि एक इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। क्या मतलब आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस? तो आइडेंटिफाइबल का मतलब ये होता है, आइडेंटिफाइबल का मतलब ये होता है कि अगर एक एसेट केपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द एंटिटी है, यानी कि अगर एक एसेट को उस एंटिटी से हट के जुदा करके सेपरेटली सेल कर दिया जाए तो आइडेंटिफाइबल हो, या फिर इट अराइजेज आउट ऑफ अ लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। तो अगर कोई भी एसेट लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की वजह से अराइज होगा, या फिर जो है क्या बोलते हैं कि जो कि सेपरेटली सेल आउट हो सकता है फ्रॉम द एंटिटी, तो उसको आइडेंटिफाइबल कहा जाएगा। नॉन मॉनेटरी का मतलब है कि मॉनेटरी किसको कहते हैं? राइट टू रिसीव कैश, ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो नॉन मॉनेटरी का मतलब ये होना चाहिए कि यानी कि जो रिसीवेबल है ना, जैसे ट्रेड रिसीवेबल वगैरह, ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा देखें, फिजिकल एग्जिस्टेंस का वर्ड नहीं यूज किया गया, फिजिकल सब्सटेंस का वर्ड यूज किया गया। क्या डिफरेंस है फिजिकल एग्जिस्टेंस में और फिजिकल सब्सटेंस में? तो देखें, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब है कि अगर फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे एक इंटेंजिबल होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप जो है ना, सैंपल प्रोडक्ट को कहते हैं। जब भी कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो उस नई प्रोडक्ट का जो सबसे पहला सैंपल होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। जो प्रोटोटाइप होता है, वो प्रोटोटाइप जो है ना, वो एक्चुअल फिजिकली एग्जिस्ट करता है, बट उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की कोई औकात नहीं होती, क्योंकि वो एक्चुअल उसमें जो इन बिल्ड जो एलिमेंट होता है ना, वो असल वैल्यूएबल रखता है। तो प्रोटोटाइप एक फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज है, लेकिन अगेन वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन में आती है। तो इंटेंजिबल क्या है? आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो एसेट होना जरूरी है। एसेट होने का मतलब ये है कि यू शुड बी एबल टू कंट्रोल इट। अच्छा, अब ना, एक इंटेंजिबल एसेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज कब करते हैं? जब दो चीजें मीट हो जाए। नंबर वन, वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन मीट कर जाए। नंबर टू, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एक इंटेंजिबल एसेट को इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसकी कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज द कैश और द कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन पेबल। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं? तो दो कंपोनेंट होते हैं। वन ऑफ देम इज द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का डेफिनेशन क्या होती है? परचेज प्राइस की डेफिनेशन होती है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस रिबेट, एड इंपोर्ट ड्यूटीज, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? All those costs which are incurred in order to bring the asset into the condition and the location as intended by the management. जैसे कि एक इंटेंजिबल है, उसकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसकी इंपोर्ट कॉस्ट, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वगैरह, ये सब कुछ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये इंटेंजिबल की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। अब ना, तो इनिशियली एक इंटेंजिबल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन कि इंटेंजिबल जो है वो डेफिनेट लाइफ है या इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल एसेट है। डेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल एसेट जो होता है उसको अमोर्टाइज करते हैं। जो इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल एसेट होता है उसको अमोर्टाइज नहीं करते, बल्कि हर रिपोर्टिंग डेट पे इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे हैं कि जिनको इंटरनली जनरेटेड अगर हो ना तो उनको रिकॉग्नाइज करना अलाउड नहीं है। जैसे कि कस्टमर लिस्ट है, ब्रांड है, गुडविल है, एट द सेम टाइम जो है वो ट्रेडमार्क, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल, ये सारे के सारे ब्रांड की ही कनेक्टेड आइटम्स हैं। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल वगैरह, इनको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करने की इजाजत नहीं है। अगर आपने किसी भी इंटेंजिबल एसेट को एक्सटर्नली एक्वायर किया है तो उसको तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट इंटरनली डेवलप किया है, इंटरनली जनरेट किया है, तो उसको कैपिटलाइज यूं नहीं कर सकते। उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो रिसर्च फेज में किया है या डेवलपमेंट फेज में किया। अगर तो आपका एक्सपेंडिचर रिसर्च फेज के अंदर है, तो रिसर्च फेज क्या होता है? रिसर्च फेज एक प्लान इन्वेस्टिगेशन होती है टू आइडेंटिफाई न्यू और इम्प्रूव साइंटिफिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग।
तो अगर आपने रिसर्च फेज के अंदर कॉस्ट इंकर करी है, यानी कि टू आइडेंटिफाई न्यू और इम्प्रूव साइंटिफिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, तो उस केस में रिसर्च फेज से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे पीएनएल के अंदर। लेकिन अगर आपने डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर करी है, डेवलपमेंट क्या होती है, जो भी रिसर्च फेज की फाइंडिंग होती है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट प्रोसेसेस वगैरह। तो अगर आपने डेवलपमेंट फेज पे कॉस्ट इंकर करी है तो उस डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे, प्रोवाइडेड वो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर जाए। अच्छा, अब ना वो क्राइटेरिया क्या है कैपिटलाइजेशन का? कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया ये है कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, टेक्निकल फीजिबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए और द कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबल। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट को जब हम अमोर्टाइज करते हैं तो अमोर्टाइज करते वक्त क्या रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम करेंगे? हाँ, अज्यूम करेंगे, अगर तो हाईली प्रोबेबल हो कि जब इसको बेचेंगे या जब इसकी लाइफ एंड होगी तो उस वक्त रेजिडुअल वैल्यू होगी। नंबर 2, इंटेंजिबल एसेट जो है उसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इंटेंजिबल एसेट के अंदर रेजिडुअल वैल्यू का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि एट द एंड ऑफ द टर्म आप उसको अगर जो ये एसेट हैंड ओवर करोगे एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ सर्टेन कॉस्ट, तो उस केस के अंदर भी जना आप इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, वरना जीरो ही अज्यूम की जाएगी। अच्छा, तो अब मजीद बात एक चीज ये कि क्या जो इंटेंजिबल एसेट है उसको अगर इनडेफिनेट लाइफ है तो क्या करना है, उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है रिपोर्टिंग डेट पे। अच्छा, अब मजीद एक और चीज ये है कि कौन से ऐसे इंटेंजिबल एसेट हैं जिसको आपने हर रिपोर्टिंग डेट पे इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है। तो एक इंटेंजिबल तो उसमें गुडविल है, एक इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, और तीसरा इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ये तीन को आपने हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है, क्योंकि ये डेप्रिशिएट नहीं होंगे, ये अमोर्टाइज नहीं होंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा भाई, IAS 41 एग्रीकल्चर। IAS 41 एग्रीकल्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, एक कॉन्सेप्ट तो है बायोलॉजिकल एसिड का। बायोलॉजिकल एसिड किसको कहते हैं? एक लिविंग एनिमल और प्लांट जो होता है उसको बायोलॉजिकल एसिड कहते हैं। नंबर 2, IAS 41 के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप जो है किसी भी बायोलॉजिकल एसिड की बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करोगे। देखें, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके हमारे मोहल्ले के अंदर जो ना बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनको हम जो ना वो मोहल्ले के अंदर जो गली के कुत्ते होते हैं ना, इसी तरह से जो है वो बिल्लियां होती हैं। तो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो मैनेज नहीं होती, वो अनमैनेज्ड एक्टिविटी होती है। तो अगर आपके जो है वो पास कोई जमीन वमीन है और उसके अंदर बहुत सारे कुत्ते बिल्लियां हैं और वो खुद से पल रहे हैं और आप उसको कुछ नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर जो ना IAS 41 एग्रीकल्चर उस पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज दैट एक्टिविटी इज नॉट बीइंग मैनेज्ड। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप मैनेज करते हो बायोलॉजिकल एसिड की, तो उस केस के अंदर IAS 41 अप्लाई होता है। तो IAS 41 इज बेसिकली एप्लीकेबल ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। किस पर्पस के लिए? सेल पर्पस के लिए, या फिर जो है वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की पर्पस के लिए, या फिर जो है एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड के लिए। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किसको कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसको कहते हैं जैसे ये फल फ्रूट वगैरह जो निकलते हैं ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बेरर प्लांट्स के ऊपर IAS 41 अप्लाई नहीं होता। बेरर प्लांट्स किसको कहते हैं? एक ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, एट द सेम टाइम जो है क्या बोलते हैं कि उसको इस्तेमाल किया जाता हो इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ बेरर प्लांट। तो IAS 41 एग्रीकल्चरल किस चीज पे अप्लाई होता है? IAS 41 एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे अप्लाई होता है टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, यानी कि जब वो अपने दरख्त से निकल गया तो उस केस के अंदर वो IAS 41 के स्कोप से बाहर होकर IAS 2 के स्कोप के अंदर आ गया। अच्छा, अब ना IAS 41 के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोना डू। तो IAS 41 के अंदर जो है कोई भी बायोलॉजिकल एसिड या किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम एज एन एसिड रिकॉग्नाइज करते हैं जब नंबर 1, एंटिटी उसको कंट्रोल करती हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, it is probable that future economic benefits will flow to the entity, or the third one of them is fair value of the cost of the asset can be measured reliably। जो भी एक बायोलॉजिकल एसेट होगा उसको आप इनिशियली और सब्सिक्वेंटली जो हमेशा रिकॉर्ड करेंगे वो आप रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। किस तरह से?
एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होती है उसको जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो उस केस के अंदर एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट आप उसको मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अच्छा, अब अगर एक जो है वो बायोलॉजिकल एसेट है और उसको आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे जो है वो मेजर कर रहे हैं रिपोर्टिंग डेट पे, तो उस पर जो भी गेन लॉस होता है वो गेन लॉस अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? वो अल्टीमेटली जो है वो पीएनएल के अंदर जाएगा। IAS 41 की मेजरमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर्स की, और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, वो ये है कि आपको कुछ मुख्तलिफ तरह के डिस्क्लोजर देने होते हैं IAS 41 के अंदर, जिसमें कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिस्क्लोजर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर को इस तरीके से है कि आपके जो एसेट्स हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, उन बायोलॉजिकल एसेट्स की मूवमेंट को एनालाइज करना। किस चीज़ की मूवमेंट को एनालाइज करना कि बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर जो मूवमेंट अराइज हो रही है वो किस किस वजह से अराइज हो रही है, जिसमें स्पेशली हम इस तरह से देखते हैं कि जी जो है वो फिजिकल ग्रोथ की वजह से कितनी मूवमेंट हुई, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से कितनी मूवमेंट हुई, आपके पास जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स की वजह से कितनी मूवमेंट हुई। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना हम देखते हैं। तो बायोलॉजिकल एसिड्स के अंदर बस एक चीज़ याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि IAS 41 एग्रीकल्चर के तहत जो है बायोलॉजिकल एसेट्स को आप इनिशियली और सब्सिक्वेंटली मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और जो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको आप मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अप टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जब एक बार वो हार्वेस्ट हो गई, हार्वेस्ट होने का मतलब ये होता है कि जब वो डिटैच हो गई, डिटैच हो गई किससे, यानी कि अगर कोई जो है वो आप कोई फ्रूट व्रूट है, कोई वेजिटेबल है, जब आप उसको डिटैच कर देंगे ना, किससे डिटैच कर देंगे? दरख्त से डिटैच कर देंगे, तो उस वक्त वो IAS 41 के स्कोप से निकल के IAS 2 के स्कोप पे चले जाएगा और वहां पे उसके ऊपर IAS 2 इन्वेंट्री अप्लाई होगा। लेकिन टिल द पॉइंट उसको आपने डिटैच नहीं किया, उस वक्त तक उसके ऊपर IAS 41 अप्लाई होगा और उसको हम मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस द पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट लेस द रेलेवेंट कॉस्ट। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट IAS 41 एग्रीकल्चर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो FAR2 के कोर्स के अंदर है, उसको मैं ज़रा डिस्कस कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 3 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें फाइनेंशियल एसेट्स की एग्जांपल क्या है? जैसे एक कंपनी के पास कैश है या आपके पास किसी और कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे हुए हैं, डिबेंचर खरीदे हुए हैं, सो दैट इज ऑल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट। आपका इवन ट्रेड रिसीवेबल भी फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता है। नंबर 2, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है? ट्रेड पेबल हो गया, लोन पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सारे के सारी चीजें जो ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन में आती है। इक्विटी किसको कहते हैं? इक्विटी जो है वो आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हो गए या फिर जो है वो आपके पास किसी कंपनी के शेयर ऑप्शंस हो गए, सो दैट इज एक्चुअली गोइंग, यानी आपकी अपनी कंपनी के शेयर्स और शेयर ऑप्शंस हो गए, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। IAS 32 प्लस IFRS 9, ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि अप्लाई होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, इसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड। जितना आपके कोर्स में उसके अतबार से मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल एसेट है वो फाइनेंशियल एसेट 3 तरह की कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। One of them is financial asset at amortized cost. Number 2 is financial asset at fair value through P&L. Number 3 financial asset at fair value through OCI. फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू, फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होता है? हर वो फाइनेंशियल एसेट जो 2 टेस्ट पास कर ले। क्या 2 टेस्ट पास कर ले? एक होता है बिजनेस मॉडल टेस्ट, एक और होता है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या होता है? बिजनेस मॉडल टेस्ट ये होता है कि एसेट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पोर्टफोलियो वेयर दे आर हेल्ड टू डिराइव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। आसान अल्फाज का मतलब ये है कि आपने कोई भी बॉन्ड में, डिबेंचर में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है इस पर्पस से कि जी जो है वो अल्टीमेटली आपने जो ना इसको जिंदगी भर इससे कैश फ्लोज कमाने हैं, यानी कि जो भी इससे मिलेगा वो आप कमाओगे। नंबर 2, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, कि जो उस इंस्ट्रूमेंट से आने वाला कैश फ्लो हो वो कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक चीज समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तुमने कहा जी लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा।
अब वो बिजनेस मॉडल टेस्ट तो शायद पास कर जाए, लेकिन वो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं पास करेगा, बिकॉज शेयर से आपको डिविडेंड मिलता है, शेयर से आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। नंबर टू पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट अगर एक बॉन्ड के अंदर है, डिबेंचर के अंदर है, कोई ट्रेड रिसीवेबल है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीजें जो फाइनेंशियल एसेट एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की डेफिनेशन में आएंगी। आईएफआरएस 9 कहता है कि अगर एक फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नहीं है, तो फिर उस केस के अंदर वो फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू। अब फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू में दो तरह की क्लासिफिकेशन है। वन ऑफ देम इज फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, द अदर वन ऑफ देम इज फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल किसको क्लासिफाई किया जाता है? जिसको आपने ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए, और ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के गेन लॉस के लिए लिया हो, आपने कहा जी आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े दिन जो है वो रखेंगे एसेट, फिर उसके बाद बेच देंगे, तो फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगा। सिमिलरली फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई किसको कहते हैं? तो हर वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसको आपने इनिशियली इस पर्पस के लिए रखा हो कि, या इनफैक्ट आपको जिस आपने उसको इस पर्पस के लिए रखा हो कि यार जो है हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रखना है, तो उस केस के अंदर उसको यूजुअली फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफाई करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है किसी डिबेंचर वेंचर के अंदर, और उसमें अगर आप अनडिसाइडेड हो कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए रखोगे या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, मौका लगा तो बेच दोगे, नहीं लगा तो रख लोगे, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफाई करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट किस तरह से होती है? तो फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को हम इनिशियली मेजर करते हैं फेयर वैल्यू पे, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं पीएनएल में। सब्सिक्वेंटली उस फाइनेंशियल एसेट को जो हम मेजर करते हैं वो सब्सिक्वेंटली हम मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट, और जो भी गेन लॉस होता है उस गेन लॉस को उठा के हम क्या करते हैं, हम उस गेन लॉस को पीएनएल के अंदर चार्ज करते हैं। नंबर टू, अगर तो एक फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो उस फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को हम इनिशियली जो मेजर करते हैं वो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे मेजर करते हैं, और सब्सिक्वेंटली हम उसको मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू। जो भी गेन लॉस होता है वो गेन लॉस कहाँ जाता है? ओसीआई के अंदर जाता है। नंबर थ्री, फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को हम इनिशियली जो मेजर करते हैं वो हम इनिशियली मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और उसको हम सब्सिक्वेंटली जो मेजर करते हैं वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर मेजर करते हैं यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करते हैं। तो भाई देखिए फाइनेंशियल लायबिलिटी दो तरह की है। वन ऑफ देम इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू, द अदर वन ऑफ देम इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्या होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ये होता है कि वो लायबिलिटी जिसको आपने इंकर किया है फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, यानी शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो आपने इंकर करी है, दैट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। या फिर आपने इनिशियल रिकग्निशन के वक्त एक लायबिलिटी को क्लासिफाई कर दिया था फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो उस केस के अंदर भी जो है दैट इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसके अलावा जितनी भी तमाम की तमाम लायबिलिटीज होती हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की मेजरमेंट कैसे होती है? तो फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की इनिशियल मेजरमेंट होती है फेयर वैल्यू पे, जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाता है पीएनएल में। फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो होती है वो फेयर वैल्यू के ऊपर होती है, और उसके ऊपर जो भी गेन लॉस होता है वो गेन लॉस कहाँ जाता है? वो गेन लॉस अल्टीमेटली पीएनएल के अंदर जाता है। नंबर टू, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो है उसको आप इनिशियली मेजर करते हो एट फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेस ट्रांजैक्शन, और उसको सब्सिक्वेंटली आप मेजर करते हो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। नंबर थ्री, अगर आपकी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कैसे मेजर करते हैं? उसको आप मेजर करते हो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर मेजर करने में क्या होता है? इनिशियली हम उसको मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और सब्सिक्वेंटली उसको अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर मेजर करते हैं। जनरली स्पीकिंग होता यह है कि जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना इफेक्टिव इंटरेस्ट और कैश इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी यूजुअली जीरो होता है दोनों में। तो इसी वजह से उस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आप जो है वो हमेशा जितना अमाउंट पे लिया होता है उतने अमाउंट पे ही कैरी कर रहे होते हो,
दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारी और चीजें भी हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, लेकिन दे आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द FAR2 कोर्स। और मेरा पर्पस FAR2 के लिए रिवाइज कराना है, मेरा पर्पस पूरा IFRS 9 पढ़ाना नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट IFRS 9। IFRS 16 लीजेस। तो IFRS 16 लीजेस के तहत जो है बेसिकली कुछ मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो IFRS 16 कवर करता है। एक लेसी की अकाउंटिंग, एक लेसोर की अकाउंटिंग और एक सेल एंड लीज बैक। सबसे पहले लेसी की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो IFRS 16 ये कहता है कि लेसी कौन होता है और लेसोर कौन होता है। तो हर वो बंदा जो अपना एसेट किसी दूसरे को इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन देगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ लेसर, और एट द सेम टाइम जिस बंदे को एसेट मिलेगा ही इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ लेसी। एक लेसी की बुक में अकाउंटिंग किस तरह से होती है लीज की, तो लेसी राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट डेबिट करता है और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट करता है। किस अमाउंट के ऊपर राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट डेबिट करता है? कॉस्ट पे। और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट किस अमाउंट पे करता है? तो लीज ऑब्लिगेशन जो क्रेडिट करता है वो लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी के ऊपर। ये जो राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की जो कॉस्ट होती है, राइट ऑफ द यूज ऑफ द एसेट की कॉस्ट में क्या कुछ आता है? तो राइट ऑफ द यूज ऑफ द एसेट की कॉस्ट में आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट। यानी जिस तरीके से PPE की कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं उसी तरीके से आता है। सिर्फ फर्क ये है कि परचेज प्राइस के बजाय जो है यहाँ पे क्या कुछ आ जाता है, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी आ जाती है। नंबर 2, जो लीज लायबिलिटी है उसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? उस लीज लायबिलिटी को ऐसे रिकॉर्ड करते हो कि जो भी आपने लीज रेंटल पे करने हैं उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज के ऊपर। क्या होता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज? के यार इस पूरे के पूरे लीज एग्रीमेंट के अंदर जो बिल्ट इन रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज होता है। अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेंगे। लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है? लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ये होता है कि आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार अगर लेसी आज की रेट के ऊपर एडिशनल फाइनेंस लेने जाएगा, इसी सेम अमाउंट का लोन सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे लेने जाएगा, तो उस पर उसको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट रेट वो लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हो जाता है। अच्छा जी अब नाउ एक लेसी ने राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट बुक किया और लीज लायबिलिटी बुक करी। जो राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट है वो राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट को लेसी डेप्रिशिएट करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि क्या अल्टीमेटली टाइटल लेसी को ट्रांसफर होता है नहीं होता। अगर तो अल्टीमेटली टाइटल लेसी को ट्रांसफर होता है तो फिर वो डेप्रिशिएट करेगा जस्ट लाइक IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लेकिन अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं होता तो फिर उस केस के अंदर वो उसको डेप्रिशिएट करेगा ओवर द शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीस्ट। नंबर 2 जी, लीज ऑब्लिगेशन को क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट शेड्यूल बनेगा और इफेक्टिव इंटरेस्ट शेड्यूल बनते हुए जितने भी लीज रेंटल्स होंगे वो एलोकेट हो जाएंगे बिटवीन द रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन एंड द फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा जी, अब मजीद एक बात सुनिएगा, वो ये है कि जो लीज ऑब्लिगेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में, उसको आपने करंट नॉन करंट पोर्शन के अंदर स्प्लिट करना। अब एक सवाल ये आता है कि क्या लेसी ने हमेशा राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की अकाउंटिंग करनी है? तो द आंसर इज नो। IFRS 16 दो जगह पे एक्सेप्शन देता है। दो जगह पे एक्सेप्शन ये देता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल जो एसेट की लीज है वो शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। तो अगर लेस देन 1 ईयर है तो उस केस के अंदर जो है फिर राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की अकाउंटिंग नहीं होगी। नंबर 2, या फिर जो लीज है वो लीज जो है ना वो एक लो वैल्यू आइटम की है। लो वैल्यू आइटम क्या होता है? लो वैल्यू आइटम जो है ना वो IFRS की डिस्कशन में एक जगह पे मेंशन्ड है कि 5,000 यूरो, बट अगेन इट्स नॉट मेंशन्ड इन द IFRS। इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जजमेंटल छोड़ा हुआ है IASB ने। तो अगर तो एसेट की जो लीज है वो लो वैल्यू एसेट की लीज है तो उस केस के अंदर आपका राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की अकाउंटिंग नहीं अप्लाई होगी। या फिर शॉर्ट टर्म लीज है तो भी राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो फिर क्या अप्लाई होगी? फिर ऐसे केस में जो लेसी है वो सिंपली क्या करेगा, जितने भी लीज रेंटल है, लेसी क्या करेगा, जितने भी लीज रेंटल हैं वो तमाम के तमाम लीज रेंटल को एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देगा P&L में। दैट्स इट, सिंपल सी अकाउंटिंग करेगा।
अगली बात समझे। अगली बात यह है कि ये बात तो हो गई ना। अब ना लेसर की अकाउंटिंग क्या होती है? तो लेसर की अकाउंटिंग के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है। एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, एक है नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज क्या होता है? जो भी लीज पेमेंट्स होती है ना, जो कि हम उसके लिए बुक करते हैं लीज लाइबिलिटी के लिए, चाहे उसमें फिक्स पेमेंट्स हो लीज की, चाहे वेरिएबल पेमेंट्स हो वगैरह वगैरह, तो जो भी लीज पेमेंट्स होंगी उस लीज पेमेंट में आप एडअप करोगे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। फिर एक चीज होती है नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज क्या होती है? जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज होती है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। किस रेट पे डिस्काउंट करते हैं? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर नहीं अवेलेबल तो क्या करते हैं? नहीं अवेलेबल तो फिर हम करते हैं कुछ तरीके से कि हम लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर लेते हैं। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज है और जो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज है, इन दो के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या कहते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। एक लेसर क्या करता है, जब भी वो एसेट जो है लीज पे देता है, तो उसमें लीज पे देते वक्त दो चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहले कि क्या ये लीज एग्रीमेंट फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट। क्या होता है फाइनेंस लीज, क्या होता है ऑपरेटिंग लीज? तो फाइनेंस लीज की डेफिनेशन ये है कि फाइनेंस लीज ऐसा लीज एग्रीमेंट है जिसके अंदर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू द लेसी। तो एक एसेट की रिलेटेड जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं, रिस्क क्या होते हैं? यूजुअली वैल्यू डाउन हो गई। रिस्क क्या होता है? एसेट चोरी हो गया। रिस्क क्या होता है? कि एसेट की वैल्यू, एसेट डैमेज हो गया। रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? एसेट इस्तेमाल करना अपने तरीके से, एसेट को बेच देना, बेच के पैसे रिकवर कर लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर एक एसेट है उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अगर जो है वो लेसी को ट्रांसफर हो गए तो ये फाइनेंस लीज है, और अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर ये ऑपरेटिंग लीज है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड का असेसमेंट करना, तो उसमें आईएफआरएस 16 में मजीद गाइडेंस गिवन है। और मजीद गाइडेंस ये गिवन है कि आईएफआरएस 16 कहता है कि देखो, अगर तो फॉर एग्जांपल, आई रिपीट, आईएफआरएस 16 क्या कहता है? आईएफआरएस 16 कहता है कि यार देखो, अगर तो जो है ना वो आ, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड का असेसमेंट नहीं कर सकते, तो फिर उस केस के अंदर कुछ इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? नंबर वन, अगर तो टाइटल टू द एसेट विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो ये फाइनेंस लीज है। जैसे होता है ना, बैंक से गाड़ी लेते हैं तो उसमें अल्टीमेटली जो है वो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो जब अल्टीमेटली गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि टाइटल टू द एसेट ट्रांसफर्स टू लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। नंबर टू, लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। मेजर पार्ट का मतलब ये होता है 75% और मोर, मतलब यानी कि एसेट की लाइफ जो है ना वो 10 साल है। अगर लीज टर्म जो है वो 7 साल का है तो 70% होगा, 8 साल का है तो 80% होगा। तो 8 साल के अंदर वो फाइनेंस लीज होगी, 7 साल के अंदर वो ऑपरेटिंग लीज होगी। नंबर थ्री, दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो लीज पेमेंट्स है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है एसेट की फेयर वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर है। फिर देन उसके बाद मजीद क्या चीज है? मजीद सिचुएशन को इस तरीके से कि एसेट इज ऑफ a specialized nature and cannot be used by another without major modification। एसेट इतना स्पेशलाइज है कि आपके अलावा कोई और इस्तेमाल ही नहीं कर सकता इस लेसी के अलावा विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। तो उस केस के अंदर भी ये एक इंडिकेशन होती है फाइनेंस लीज की। कभी कभार ऐसा होता है कि लेसी के पास राइट होता है कि वो सेकेंडरी पीरियड के लिए भी लीज कंटिन्यू करे एट सब्सटेंशियली रिड्यूस रेंटल। वो सेकेंडरी पीरियड के लिए भी लीज कंटिन्यू करे एट सब्सटेंशियली रिड्यूस रेंटल। So that is also going to be considered as an फाइनेंस लीज। तो जब भी लेसर जो है उसने एक एसेट को फाइनेंस लीज पे दिया है, तो उस केस के अंदर वो क्या करता है? लीज रिसीवेबल रिकग्नाइज करता है और एसेट को डी रिकग्नाइज करता है। फिर जितने भी उसको लीज रेंटल मिलते हैं उस लीज रेंटल को स्प्लिट करता है बिटवीन द फाइनेंस इनकम एंड बिटवीन रिकवरी ऑफ लीज रिसीवेबल। सिमिलरली अगर हम कुछ थोड़ी सी मजीद बात करते हैं तो मजीद सिचुएशन ये है कि अगर तो फाइनेंस लीज नहीं है और ऑपरेटिंग लीज है, तो उस केस के अंदर क्या करेगा? उस केस के अंदर लेसर एसेट को डी रिकग्नाइज नहीं करेगा, अपनी बुक्स के अंदर रखेगा। बस सिर्फ ये होगा कि जितना भी लीज रेंटल उसको मिलेगा उसको एज एन इनकम रिकग्नाइज कर देगा ओवर द लीज टर्म ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। यानी कि
जितने अरसे के लिए आपने एसेट को लीज पे दिया है, अब आपको पूरे लीज टर्म में जितने रेंटल मिलेंगे उस तमाम के तमाम रेंटल को आप अपोर्शन करके उसको रिकग्नाइज कर लोगे। अगली बात, एक आता है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर क्या होता है कि कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चर भी करते हैं प्रोडक्ट और आगे सेल करते हैं, तो वो लीज के थ्रू सेल करते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट सेल जिसको हम कहते हैं। कभी कभार ये काम डीलर्स भी कर रहे होते हैं। तो आईएफआरएस 16 कहता है कि ऐसे सिनेरियो के अंदर जो लेसोर है, वो लेसोर जो है जब एसेट को सेल करेगा, यानी वो जब एसेट को ट्रांसफर करेगा किसी लेसी को, तो उस केस के अंदर ही शी शुड रिकॉग्नाइज अ सेल। अच्छा भाई, अब वो सेल किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेगा? वो सेल जो रिकॉर्ड करेगा ना, दैट हैज टू बी द लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और द फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो मार्केट से कम रेट कोट कर रही होती हैं, तो मार्केट से जब कम रेट कोट कर रही होती है ना, तो उस केस के अंदर होता ही है कि प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है और सेल भी बढ़ जाती है। तो इस केस के अंदर आईएफआरएस 16 की गाइडेंस है कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है और मल्टीपल रेट्स गिवन है, तो उस केस के अंदर जो भी हायर रेट होगा ना, अब चाहे वो मार्केट रेट हो या एक्चुअल रेट हो, जो भी हायर होगा वो हायर रेट यूज किया जाएगा और उससे डिस्काउंटिंग की जाएगी। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर सेल बुक करेगा, रिसीवेबल बुक करेगा और सीओजीएस को डेबिट करेगा और इन्वेंट्री को क्रेडिट करेगा। और सीओजीएस को जो डेबिट करेगा ना, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यूज, सॉरी, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि क्या जो सेल ट्रांजैक्शन है, वो सेल ट्रांजैक्शन आईएफआरएस 15 का रेवेन्यू रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट करती नहीं करती। अगर तो करती है तो फिर उस केस के अंदर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल बुक किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ द राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट ट्रांसफर। अगर नहीं करती तो फिर उस केस के अंदर इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, अज्यूम किया जाता है ये सेल नहीं है, ये सिर्फ एक सिक्योर्ड लोन है। नंबर 2, कभी कभार ऐसा होता है कि जब सेल ट्रांजैक्शन मीट करती है क्राइटेरिया फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन, तो उसमें अक्सर और बेहतर इस तरीके से होता है कि सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर होती है। तो उस केस के अंदर तो अपेरेंटली कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अगर सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर ना हो, ऊपर नीचे हो, तो उस केस के अंदर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है गेन और लॉस कैलकुलेट करने के अंदर, और वो आपको जहन में रखना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट आईएफआरएस 16 विच इज लीजेस। आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑल अबाउट। देखिए, ऑपरेटिंग सेगमेंट की जब बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सेगमेंट किस चीज को कहा जाता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी जो कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स मीट करते हैं। क्या है? नंबर 1, इट एंगेजेस इन द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2 पॉइंट है कि इट्स रिजल्ट्स are regularly reviewed by the chief operating decision maker of the entity. और third thing is that कि separate और discrete financial information is available. अब देखें जरा समझना, एक कंपनी की सब्सिडरी, एक कंपनी की ब्रांच, एक कंपनी का डिवीजन, एक कंपनी के प्रोडक्ट, दे ऑल कुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्योंकि देखें, ऑपरेटिंग सेगमेंट होने के लिए 3 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। उस स्पेसिफिक सेगमेंट, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उस स्पेसिफिक सब्सिडरी, उस स्पेसिफिक ब्रांच, उस स्पेसिफिक डिवीजन का आपके पास सेपरेट डेटा होना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट है कि आपका जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है वो उसके रिजल्ट्स को रेगुलरली रिव्यू करता हो। और नंबर 3 पॉइंट है कि जी जो है क्या बोलते हैं कि वो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर एंगेज करता हो, यानी कि रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, सेल परचेज वगैरह के अंदर एंगेज होता हो। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर किसको कहते हैं? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसको कहते हैं कि जो बंदा रिसोर्सेज की एलोकेशन की अथॉरिटी रखता हो। वो सीएफओ भी हो सकता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब ना अगली बात ये है कि जो ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करना तो एक काम होता है। अब ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट किसको कहते हैं? हर वो ऑपरेटिंग सेगमेंट जिसके रिजल्ट्स सेपरेटली
रिपोर्ट किए जाएंगे, डिस्क्लोज किए जाएंगे नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर, उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट कहते हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि नंबर वन, कुछ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स देखे जाते हैं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स क्या देखे जाते हैं कि अगर तो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट्स पूरी कंपनी के या तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट से 10% या उससे ज्यादा है, तो उस केस के अंदर जो है ना, दैट ऑपरेटिंग सेगमेंट इज गोइंग टू बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। नंबर टू, अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट के सेल्स, एक रेवेन्यू की बात है, एक एसेट की बात है, अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट के सेल्स पूरे तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट की सेल्स का 10% या उससे ज्यादा है, सो भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। नंबर थ्री, अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है और उसका प्रॉफिट या उसका लॉस विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब ये होता है कि साइन को इग्नोर कर दो, तो अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है उसका प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म्स इज ग्रेटर देन 10% of the profit of all operating segment making profit, or loss of all operating segment making a loss whichever is higher। मतलब मिसाल है, आपके 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उनके प्रॉफिट्स हैं, टोटल प्रॉफिट बनता है 100 मिलियन। आपके 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिनके लॉस है, टोटल लॉस बनता है 130 मिलियन। अब आप क्या करोगे, एक तरफ नेगेटिव 130 है, एक तरफ है पॉजिटिव 100, आपने साइन इग्नोर कर देना है, यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करनी है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़ा नंबर क्या है, 130। 130 का 10% क्या होता है, 13। अब किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिसाइड करना है कि ये ऑपरेटिंग होगा, ये रिपोर्टेबल होगा या नहीं होगा, तो उसके प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर कर लो 13 रुपए से। अगर तो फॉर एग्जाम्पल वो 13 रुपए से ज्यादा है या 13 रुपए है तो रिपोर्टेबल है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हर ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या वो रिपोर्टेबल है या नहीं है, और उसके लिए देखना पड़ता है कि भाई ये जो 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जाएगा। अगली बात समझना, अगली बात ये समझना कि ये तो हो गए रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ना। अब ये जो रूल्स थे इनको कहते हैं हम 10% रूल, और बेसिकली जो है इसके अलावा एक और रूल है विच इज कॉल्ड 75% रूल। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस 75% रूल, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। IFRS 8 कहता है कि यार देखो, हम चाहते हैं कि जो कंपनी के सेगमेंट के रिजल्ट्स है ना, ये कंपनी का मेजर पोर्शन रिफ्लेक्ट करे। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी तुमने ये 10% रूल के तहत ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाया है, तुम्हें इन तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की एक्सटर्नल सेल को उठाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल हटा के, और उसको पूरी एंटिटी की एक्सटर्नल सेल से कंपेयर करना पड़ेगा। तो एंटिटी की एक्सटर्नल सेल से कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कम से कम इन रिपोर्टेबल सेगमेंट की 75% सेल होनी चाहिए ऑफ द टोटल सेल। अगर तो 75% ऑफ द टोटल सेल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 75% ऑफ द टोटल सेल नहीं है तो फिर उस केस के अंदर आप एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करें और उनको रिपोर्टेबल बनाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो 10% का रूल, 10% का क्राइटेरिया मीट करते हो या नहीं करते हो। क्या करना है आपने उनको बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो 10% का क्राइटेरिया मीट करते हो या नहीं करते। अच्छा, अब ना, तो आपके पास जो है वो IFRS 8 के तहत जो है, एक चीज तो हो गई ऑपरेटिंग सेगमेंट, दूसरी चीज हो गई रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप करना क्या, आप करना ही है, डिस्क्लोजर देना है। भाई डिस्क्लोजर में क्या देना है, डिस्क्लोजर में जो है वो कुछ स्पेसिफिक चीजें देनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपने रेवेन्यू बताना है, इंटरनल एक्सटर्नल, हर रिपोर्टेबल सेगमेंट का। आपने इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना है। आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस बनाने, मेजर नॉन कैश एक्सपेंसेस बताने। आपने टोटल एसेट्स बताने, आपने नॉन करंट एसेट्स बताना है। अगर तो आपकी इंटरनल रिपोर्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें आप जो लाइबिलिटीज भी शो करते हो अपनी मैनेजमेंट को, तो उस केस के अंदर आपने लाइबिलिटीज भी डिस्क्लोजर में देनी है। उसके अलावा एक है ज्योग्राफिकल डिस्क्लोजर, एक है मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर। ये क्या होता है ज्योग्राफिकल डिस्क्लोजर, ये क्या होता है मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उस ऑपरेटिंग सेगमेंट का जो मेन डिस्क्लोजर है, वो मेन डिस्क्लोजर प्रोडक्ट वाइज है, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, आपने एक ज्योग्राफिकल डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा।
वो ज्योग्राफिकल डिस्क्लोजर अलग से क्या देना पड़ेगा कि आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कंट्रीज, वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस, वो सिटीज जहां पे आपकी मेजर प्रेजेंस है, और आपने हर मेजर ज्योग्राफिकल लोकेशन के एतबार से टोटल रेवेन्यू बताना पड़ेगा और टोटल नॉन करंट एसेट बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मेन डिस्क्लोजर जो है वो ही ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड है, तो फिर उस केस के अंदर ये एडिशनल डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। नंबर टू इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर। आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जिनका जो रेवेन्यू है ना वो मोर देन 10% ऑफ द एंटिटीज टोटल रेवेन्यू होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है तो फिर उस केस के अंदर आपने अपने डिस्क्लोजर नोट्स में ये भी बताना है कि एक कस्टमर है जिससे आप इतना 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 रेवेन्यू कमाते हो और वो आपके फला 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 सेगमेंट का, सही है ना। तो बस ये आपने इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर देनी। तो IFRS 8 इज प्योरली अ डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि एक कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। सबसे पहली चीज तो ये कि ये समझना कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो आपके ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू के दरमियान जो भी होगा, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ये डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू का मतलब क्या होता है? ये वो डेट होती है जिस डेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है BOD को दे दी जाती है फॉर द अप्रूवल। यानी कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जिस डेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बेशक पब्लिक हुई नहीं हुई, so that is going to be considered as what? That is going to be considered as the date of authorization of financial statement for issue. तो ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ इशू के दरमियान जो भी इवेंट होता है उसको हम कहते हैं इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड को हम ये कहते हैं कि हम इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड को कैटेगराइज करते हैं इनटू द एडजस्टिंग इवेंट, इनटू द नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि यार इट्स वन ऑफ दोज इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द ईयर एंड। इसकी एग्जांपल ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे आपके पास इन्वेंट्री है, मैनेजमेंट कह रही है यार इसकी NRV जो है ना वो 100 रुपए पर यूनिट। अब ईयर एंड के बाद सेल हुई और ईयर एंड के बाद सेल हुई और वो जो आइटम था ना वो बिका 85 का, तो उसका 85 पे बिकना ये आपको इंडिकेट करता है कि ईयर एंड पे भी 85 का था, यानी कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। सिमिलरली आपका ईयर एंड हुआ, ईयर एंड के बाद एक कस्टमर का बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई, तो अगर ईयर एंड के बाद एक कस्टमर की बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई तो उस कस्टमर की जो बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो रही है वो भी एक एडजस्टिंग इवेंट होगा, बिकॉज उसकी रीजन है कि रातों रात तो कोई नहीं डूबता ना, ये तो अनलेस अनटिल कोई वॉर हो जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो कोई डूब गया, लेकिन वरना रातों रात कोई नहीं डूबता। इसका मतलब है कि ईयर एंड के ऊपर भी बेड डेट हो जाना चाहिए था, आपका असेसमेंट सही नहीं था, आपका इवैल्यूएशन गलत था, और जब आपका इवैल्यूएशन गलत था तो उसके तहत आपका जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है आपने गलत बुक किया था, तो अब ये एडजस्टिंग इवेंट है, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी आपने अपना रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ईयर एंड के ऊपर बेड डेट का अलाउंस डालना पड़ेगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट जो कि प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ द कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर ईयर एंड। क्या मतलब है जी? एक कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई ईयर एंड के बाद, बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये कोई ईयर एंड के इवेंट को थोड़ी रिफ्लेक्ट करता है, ईयर एंड के बाद हुआ। एक कंपनी के पास एसेट्स थे, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ गई तो बढ़ गई भाई, खत्म हो गई, कम हो गई, बढ़ गई, ये तो पोस्ट ईयर एंड है ना, सही है। अच्छा, अब ना समझिएगा, तो जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम एडजस्ट नहीं करते बल्कि डिस्क्लोज करते हैं अगर तो वो मटेरियल इवेंट हो तो। अच्छा, इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन की कहानी है, वो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका पोस्ट ईयर एंड जो है ना वो ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न को खतरात हो जाते हैं, यानी कि भाई है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सही है ना। आग लग गई जी, अब आग लगी तो आग तो ईयर एंड के बाद लगी जी, 1 महीने बाद लगी ईयर एंड के, पूरी फैक्ट्री जल गई, तबाह बर्बाद हो गई, कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, दिवालिया निकल जाएगा। अब क्या करेंगे ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में कुछ नहीं करेंगे, ये है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से कंपनी के गोइंग कंसर्न स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट आ गया। तो अगर कंपनी के गोइंग कंसर्न स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट आ गया है
तो अब ये आपको ये रिक्वायर करता है कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो बेसिकली कंपनी की जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अब आपने जो है वो चेंज करना है, एंड यू नाउ हैव टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट दैट इंटायर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ऑन एन ऑल्टरनेटिव बेसिस, जिसको हम ब्रेकअप वैल्यू बेसिस भी कहते हैं। यानी कि क्या हुआ, ये गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आया ना, तो इसका इसका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट था कि इसकी अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। सो दैट इज ऑल अबाउट IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। IAS 37 प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज और कंटिजेंट एसेट्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट इज अ लायबिलिटी। So liability is basically a present obligation as a result of a past event whose settlement will require a probable outflow of economic benefits. तो ये जो liability के अंदर जो past event होता है ना, वो past event को obligating event भी कहते हैं। और past event का दो तरीके से event हो सकते हैं। एक obligating event इस तरीके से हो सकते हैं कि या तो आपकी जो ना liability जब भी अराइज होती है ना, तो उसमें या तो legal obligation होती है या constructive obligation होती है। यानी कि यू आर बाउंड बाय लॉ या यू आर बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट कि आपको जना अल्टीमेटली सेटलमेंट करनी है। या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस या आपकी पब्लिक अनाउंसमेंट जिसकी वजह से आप किसी भी चीज के लिए लायबल हो जाओ, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो इन अकॉर्डेंस विद IAS 37 प्रोविजंस किसको कहते हैं? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो जब भी एक ऐसी लाइबिलिटी होगी जिसके अंदर अनसर्टेनिटी हो, या अमाउंट के एतबार से कि कितना देना है या टाइमिंग के एतबार से कि कब देना है, तो उस केस के अंदर उस लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं कहेंगे बल्कि प्रोविजन कहेंगे। एग्जाम्पल होती है वारंटी प्रोविजन की कि जी आप वारंटी जब सेल करते हो तो आपको पता है कि यार सेल करने के बाद जो है ना वारंटी अराइज होगी। अब वारंटी अराइज होगी तो कितने की अराइज होगी, कब अराइज होगी, एग्जैक्टली नहीं पता होता, तो इसलिए प्रोविजन बुक करते हैं। एनवायरमेंटल क्लीन अप प्रोविजन होता है। एनवायरमेंटल क्लीन अप प्रोविजन क्या होता है? एनवायरमेंटल क्लीन अप प्रोविजन ये होता है कि जी जो है आपने क्लीन अप करना है, और क्लीन अप करने के लिए जो है वो आपकी कोई एक्टिविटीज है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज है, क्लीन अप करना है, कितना खर्चा होगा ये नहीं अंदाजा होता। ये जरूर पता होता कब करना है, क्योंकि यूजुअली एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट जो है ना वो हम एनवायरमेंटल क्लीन अप करते हैं, लेकिन कितना खर्चा होगा वो एक एस्टिमेट होता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता। तो जब भी आपके पास अनसर्टेनिटी हो विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, तो उस केस के अंदर प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी नहीं बुक करते। अच्छा, अब प्रोविजन को जो रिकॉर्ड करेंगे वो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? अपने बेस्ट एस्टिमेट पे। जी बेस्ट एस्टिमेट कैसे आता है? पास्ट एक्सपीरियंस से। जी बेस्ट एस्टिमेट कैसे आता है? मैनेजमेंट की जजमेंट से। जी बेस्ट एस्टिमेट कैसे आता है? उसके अंदर एक्सपर्ट की गाइडेंस यूज की जाती है, ये तमाम चीजें ली जाती हैं तो बेस्ट एस्टिमेट आ जाता है। अब अगर इस केस के अंदर मजीद चीजें डिस्कस करें थोड़ी सी, तो मजीद चीज ये है कि जी प्रोविजन शुड ऑलवेज बी द बेस्ट एस्टिमेट। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइबिलिटी है जो कि सेटलेबल है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर उस केस के अंदर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। यानी कि जो प्रोविजन होता है ना, उसको हम फिर प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं कि यार 3 साल बाद पेबल होगा, 10 साल बाद पेबल होगा, 5 साल बाद पेबल होगा, हम उसको फिर प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको कंसिडर करना है, वो ये है कि कभी भी फ्यूचर का कोई इवेंट होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं बुक करते। मतलब क्या हुआ जी, आपने कहा यार हम जो है वो फला एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो शायद उस एक्सप्लोरेशन करने की वजह से आस पड़ोस में कोई इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाए, तो एक काम करते हैं प्रोविजन अभी से बुक कर देते हैं। तो आपको IAS 37 कहता है नहीं, प्रोविजन हमेशा पास्ट इवेंट के ऊपर होगा, बिकॉज प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो कभी भी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, यानी फ्यूचर में वो चीज जो होनी है उसके ऊपर कभी प्रोविजन नहीं बुक होगा। प्रोविजन हमेशा कोई पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना चाहिए, कोई पास्ट में ऐसा एक्शन होना चाहिए, कोई पास्ट में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज होती हो, तो आप प्रोविजन बुक करेंगे, वरना आप प्रोविजन बुक नहीं करेंगे। अगली बात, एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉस मेकिंग हो। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आपने जो है वो किसी को माल सप्लाई करने की कमिटमेंट कर दी कि जी मैं 100 रुपए किलो के हिसाब से ना फला XYZ कमोडिटी सप्लाई करूंगा,
और अब आपको पता है जी मार्केट में कमोडिटी की जो रेट हो गए वो 125 रुपये हो गए, तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको 25 रुपये का नुकसान है पर केजी। तो अब उसमें IFRS ये कहता है IAS 37 कि भाई ये एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। इस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ मीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो ऑब्लिगेशंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट। सो रिजल्टिंगली तुम्हारा जितना भी एक्सपेक्टेड लॉस है तुम्हें उस अमाउंट का क्या कर लेना चाहिए, प्रोविजन बुक कर देना चाहिए। ये किस केस में होगा, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर होगा। अगली बात समझिएगा, अगली बात ये समझिएगा कि एक और चीज होती है जिसको रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, रीस्ट्रक्चरिंग बेशुमार तरह की चीजों का नाम है। किसी डिवीजन को बंद कर देना, एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को फारिग कर देना, इदारे में डी लेयरिंग कर देना, ये बेशुमार तरह की चीजें जो है ना ये रीस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। तो जब भी हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं ना तो आपको IAS 37 कहता है कि आपका अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर होगी तो आप प्रोविजन बुक करोगे। भाई ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर कब एग्जिस्ट करती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब आपके पास डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हो जिसके थ्रू आइडेंटिफाई हो रहा हो कि कितने एम्प्लॉयज इफेक्ट होंगे, उसके थ्रू आइडेंटिफाई होगा कि कितनी लोकेशंस इफेक्ट होंगी, आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जी कब प्लान इंप्लीमेंट होगा, और चौथी चीज कितनी कॉस्ट इंकर की जाएगी। नंबर 2, entity has created a valid expectation amongst those affected either by starting to implement the plan or by announcing the main features of it। तो यानी कि बेसिकली क्या हो गया कि अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी रीस्ट्रक्चरिंग, तो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन आप उस सूरत में बुक करेंगे जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर होगी, वरना बुक नहीं करेंगे। अगली बात यह है कि ये तो हो गई कुछ एतबार से प्रोविजन, और प्रोविजन करना सिंपली हम ये करते हैं कि एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर प्रोविजन का एस्टिमेट जो ना रिव्यू करते हैं, अगर कोई चेंज आती है तो उसको चेंज इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अच्छा, होता यह है कि अक्सर और बेहतर हम प्रोविजन का अकाउंट जब मेंटेन कर रहे होते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल वारंटी का प्रोविजन है और एनवायरमेंटल कॉस्ट की क्लीनअप कॉस्ट इंकर कर दी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एनवायरमेंटल की क्लीनअप कॉस्ट को आप प्रोविजन फॉर वारंटी के अगेंस्ट ऑफसेट कर दो, नहीं, जिस चीज का प्रोविजन होगा वो उसके अगेंस्ट ही ऑफसेट होगा। क्योंकि देखे ना यूं है होता है ना, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फिर जब सेटलमेंट होती है तो प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट होता है। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि आप एक्सपेंस डेबिट करो प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट करो और फिर एनवायरमेंटल क्लीनअप करो और आप बोलोगे जी प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट और कैश क्रेडिट, नहीं, प्रोविजन फॉर वारंटी नहीं हो सकता। एनवायरमेंटल क्लीनअप का एनवायरमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, वारंटी का वारंटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगली बात यह है कि ये तो हो गया कुछ थोड़ा सा प्रोविजन के एतबार से। अब ना कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करते हैं और कंटिजेंट एसेट की बात करते हैं। सो व्हाट इज द कंटिजेंट लायबिलिटी? कंटिजेंट लायबिलिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है ना वो ये है कि एक अनसर्टन लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जिसके लायबिलिटी होने में ही शक है। जिसकी एग्जांपल क्या है, भाई आपके खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है, अब केस जीतोगे केस हारोगे पता ही नहीं है, अनसर्टेनिटी, ये कंटिजेंट लायबिलिटी। IAS 37 कंटिजेंट लायबिलिटी की एक डेफिनेशन देता है कि कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इज नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट whose existence, यानी वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, all non-existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of entity। यानी कि आपके खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है, अब कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस हारे तो ऑब्लिगेशन है, नहीं हारे जीत गए तो ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी पॉसिबल ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। दूसरी कंटिजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है, कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट whose settlement would require a probable outflow of economic benefits but is not recognized as liability because it cannot be estimated reliably। अच्छा, यानी ये क्या मतलब है? एक तो ये कि एक लायबिलिटी जिसके लायबिलिटी होने में शक है वो कंटिजेंट लायबिलिटी है। नंबर 2, एक ऐसी लायबिलिटी जो कि लायबिलिटी है लेकिन उसको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते रिलायबली, तो उस केस में प्रोविजन नहीं बुक होगा बल्कि कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी। अब जरा एक चीज समझिएगा, कंटिजेंट लायबिलिटी को किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं। तो IAS 37 कहता है कि अगर तुम्हारी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ना तो उसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी
कि आप देखेंगे कि व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दिस पॉसिबल ऑब्लिगेशन बिकमिंग एन ऑब्लिगेशन। अगर तो चांसेस रिमोट है, रिमोट का मतलब होता है लेस देन 5%, तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना। अगर एक पॉसिबिलिटी है यानी कि बिटवीन 5 एंड 50% है, तो आप डिस्क्लोज कर दें। क्या डिस्क्लोज करें? डिस्क्लोज करें कि भाई डिटेल ऑफ द इवेंट और एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अगर तो नंबर 3, अगर तो जो है वो हाईली लाइकली है, प्रोबेबिलिटी है यानी मोर देन 50% चांस है, तो फिर आप प्रोविजन बुक करें, फिर आप प्रोविजन बुक करें। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी में अगर रिमोट चांसेस होंगे लेस देन 5%, इग्नोर करेंगे। 5 से 50% होंगे, पॉसिबिलिटी होगी तो डिस्क्लोज करेंगे, और अगर 50% से ऊपर होगा तो प्रोविजन बुक करेंगे। अब आते हैं कंटिजेंट एसेट पे। तो जैसे कंटिजेंट लाइबिलिटी यानी कि एक ऐसी लाइबिलिटी जिसकी अनसर्टेनिटी है, यानी हमें पैसे देने पड़ेंगे शायद, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी। व्हाट्स अ कंटिजेंट एसेट? शायद मिल जाएंगे। अ पॉसिबल एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट whose existence or non-existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of entity। यानी सिंपल सी बात है, तुमने किसी के खिलाफ जो है वो कोर्ट केस कर दिया। कंटिजेंट एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर तो रिमोट है या पॉसिबल है तो उस केस में इग्नोर करते हैं, क्योंकि एसेट में प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर तो प्रोबेबल है यानी मोर देन 50% चांस है तो डिस्क्लोज करोगे। और अगर वर्चुअली सर्टन है, वर्चुअली सर्टन क्या होता है? 90% से ज्यादा चांस है कि जी ये पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो फिर उस केस के अंदर आप यू वुड रिकॉग्नाइज द एसेट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी अकाउंटिंग फॉर द प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी और कंटिजेंट एसेट। कोड ऑफ एथिक्स जो जिस एक्सटेंट तक FAR 2 में एप्लीकेबल है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि यार एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एथिक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सही और गलत के दरमियान की जो तमीज है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एथिक्स। और उस एथिक्स को कौन डिफाइन करता है? तो दैट इज आईकैप्स कोड ऑफ एथिक्स। अब जब आईकैप कोड ऑफ एथिक्स की हम बात करते हैं तो आईकैप कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि भाई कुछ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है जो कि हर अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है कि और अकाउंटेंट जो है उन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स की कॉम्प्लायंस करेगा। वो क्या फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं? दैट इंक्लूड्स इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि आप जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, सच बात करें, झूठ ना बोलें। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एन इंटेग्रिटी। नंबर 2 पॉइंट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस को भी कहते हैं। इट एक्चुअली इज टू बी फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि आप फ्री फ्रॉम बायस हो, आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना मेंटेन करें, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो। दैट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? दैट इज कंसिडर्ड टू बी योर ऑब्जेक्टिविटी। तो एक बात तो क्या है, एक बात आपके पास जो है वो इंटेग्रिटी, एक दूसरी बात है ऑब्जेक्टिविटी। तीसरी चीज है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो जॉब रोल प्ले करना है, आपने जिस तरीके से ऑपरेट करना है, उस स्पेसिफिक जॉब रोल के तहत जो जो चीज़ें भी जो है वो रिक्वायर्ड है, उन तमाम की तमाम चीज़ों को आपको आना चाहिए, उन तमाम की तमाम चीज़ों को आपको आना चाहिए। सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू केयर, ड्यू केयर का मतलब क्या होता है? ड्यू केयर का मतलब कुछ तरीके से होता है कि भाई केयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? केयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या होता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। देन फिर उसके बाद जो है अगर हम मजीद बात करें तो मजीद कॉन्सेप्ट क्या है? मजीद कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कि दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी। जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर जो है सिचुएशन को इस तरीके से होती है कि जब भी हम बात करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने जो है ना वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कभी भी जो है वो लीक आउट नहीं होने देना। आई रिपीट, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को आपने कभी भी लीक आउट नहीं होने देना। अब वो चाहे ना लीक आउट होने देना, ना अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। तो एक अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा जी, अब ना ये जो है उसके साथ साथ आखिरी चीज है प्रोफेशनल बिहेवियर, यानी कि आपका जो एक्शंस हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, दैट शुड नॉट ब्रिंग द प्रोफेशन इनटू डिसरिप्यूट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड कुछ थ्रेड्स राइज होती हैं, और वो थ्रेड्स जो राइज होती हैं उसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन।
तो बेसिकली होता कुछ तरीके से कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होती है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये होती है कि जहाँ पे एक अकाउंटेंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, यानी कि या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या पर्सनल इंटरेस्ट हो किसी भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आप जो है ना वो एक जॉब पे काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आपको बोनस मिलेगा। इसका मतलब सेल्फ इंटरेस्ट की तरह है। आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आप ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाओ। नंबर 2, सेल्फ रिव्यू, अपने ही काम को रिव्यू करना। अगर आप एक कंपनी के अपॉइंटेड ऑडिटर भी हो और एट द सेम टाइम आप उस कंपनी ने आपको अकाउंटिंग भी आउटसोर्स करी है, तो ये सेल्फ रिव्यू की थ्रेट अराइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अकाउंट्स बनाओगे, आप खुद ही अपने आप को ऑडिट करोगे, तो ये सेल्फ रिव्यू है। फिर देन उसके बाद जो है आपके पास है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो या किसी क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, जैसे अक्सर और बेहतर ऐसा होता है ना, कंपनीज आईपीओ पे जाती हैं। आईपीओ जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता है कुछ तरीके से कि आप क्या करते हो, आप सबसे पहली बात स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट कराते हो। तो अगर आप आईपीओ पे जाते हो ना, तो आईपीओ के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आईपीओ के अंदर होगा कुछ तरीके से कि आपको जो है व्हेनेवर यू गो फॉर एन आईपीओ, आईपीओ के ऊपर आपको अपनी शेयर प्राइस, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपनी ईपीएस वगैरह ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करनी होती है। तो जब भी हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन आईपीओ, तो उस आईपीओ के अंदर जो है ना, अगर कोई लीड एडवाइजर है, यानी कोई ऐसा एडवाइजर है जो कि आईपीओ के ऊपर एडवाइस कर रहा है कंपनी को, तो उस बंदे की एडवोकेसी की थ्रेट अराइज होगी। क्योंकि उसकी रीजन है कि वो बंदा एडवोकेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कंपनी को, प्रमोट कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है। अगर वही बंदा कंपनी के लिए ऑडिट कर रहा होगा, वही बंदा कंपनी के लिए काम कर रहा होगा, तो वो एक एडवोकेसी की थ्रेट अराइज हो जाएगी, क्योंकि उसको एक जॉब रोल दिया हुआ है एडवोकेट करने। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? फेमिलियरिटी का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप, जान पहचान, रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी, अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपके पास फेमिलियरिटी की थ्रेट अराइज होगी, तो उससे भी आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और आखिरी चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? इंटिमिडेशन का मतलब ये होता है डर खौफ। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डर खौफ, कि आपका जो डर है, आपका जो खौफ है, वो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इंटिमिडेशन। फाइनेंशियल इंटिमिडेशन भी हो सकती है, फिजिकल इंटिमिडेशन भी हो सकती है। जी आपकी जॉब चली जाएगी, दैट्स अ फाइनेंशियल इंटिमिडेशन। आपकी जॉब चली जाएगी, दैट्स अ फाइनेंशियल इंटिमिडेशन। सही है? अच्छा, अब नाउ, अब व्हाट हैपेंस इज आपका क्लाइंट लूज हो जाएगा, दैट्स अ फाइनेंशियल इंटिमिडेशन। सही है? तो ये तमाम की तमाम चीजें फाइनेंशियल इंटिमिडेशन वगैरह के अंदर आ जाती है। अब ना जरा समझिएगा, आप इंपॉर्टेंट चीज को इस तरीके से, इंपॉर्टेंट चीज को इस तरीके से कि एज एन अकाउंटेंट आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है ना वो अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड लो, जिसकी वजह से आपके पास ना तो इंटिमिडेशन की थ्रेट है, ना आपके पास जो है वो सेल्फ रिव्यू है, ना सेल्फ इंटरेस्ट है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने एज एन अकाउंटेंट अवॉइड करनी